एपिसोड की शुरुआत में हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर अपने आप को एक प्रिजन में पाती है। फिर वो अपने हालात चेक करती है कि कैसे उसके गले पे हथकड़ियाँ हैं, उसके हाथ पे हथकड़ियाँ हैं। तो उसको पता चलता है कि हाँ, कि मैं बारबेरियन से फाइट कर रही थी एंड फिर हम हार गए एंड उसके बाद वो मुझे इस प्रिजन में उन्होंने बंद कर दिया है। फिशिंग कट होता है हमारे उस टाइम पे जब हमारी वॉर चल रही होती है हमारे बारबेरियंस एंड किंगडम्स के नाइट के बीच में। एंड हमारे जो नाइट्स रहते हैं किंगडम के, वो हार रहे होते हैं। इसलिए हमारे जो कैप्टन सैरस रहती है, वो बोलते हैं कि हम इनको पीटते हुए हमारा रिट्रीट करेंगे, मतलब यहाँ से भागेंगे। एंड उसके साथ साथ वो अपनी जो पावर होती है वो भी दिखाते हैं हमारे बारबेरियंस को किल करके। एंड जब वो दोबारा सोच रही होती है कि कैसे मैं अपने जो इंजर्ड सोल्जर हैं उनको भी अपने साथ ले जाऊँ रिट्रीट करते समय, तभी उसको आगे भगदड़ सुनाई देती है। जिस भगदड़ से हमारा जो बारबेरियन किंग होता है वो हमारे नाइट्स को किल करते हुए हमारे सैरस के सामने पहुंच जाता है एंड हमारी सैरस को चैलेंज करता है 1-on-1 डुएल के लिए, क्योंकि वो हमारे फुट सोल्जर से फाइट नहीं करना चाहता, जिसमें उसको पता नहीं रहता कि ये बारबेरियन किंग है। एंड वो बोलती है कि कैसे ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कर रहा कि इतने सारे लोगों को किल कर दिया तो सोच रहा है मेरे को भी हरा देगा। लेकिन फिर बोलती कि नहीं, जो मेरे सोल्जर्स को आराम से अपने ब्लेड से काट सकता है उसको मैं छोड़ नहीं सकती। एंड फिर उसके साथ लड़ने लग जाती है, जिसमें वो अपने खतरनाक खतरनाक पैतर यूज करती है, अपने स्वॉर्ड्समैनशिप यूज करती है हमारे बारबेरियन किंग की तरफ। लेकिन बारबेरियन किंग आराम से उसकी तलवार को तोड़ देता है, जिसमें वो मैजिक भी यूज कर रही होती है एंड फिर अपने पैरों में गिर के अपने आप को किल करने वाली होती है। लेकिन वो बोलते कि नहीं, मैं तुझे किल नहीं करने दूंगा, कैसे आज से तू मेरी होगी। फिर सीन वापस कट होता है हमारे प्रिजन में, जहाँ पे वो बोलती कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्या वो मेरे को टॉर्चर करेंगे या मेरे से काम वाम कराएंगे। लेकिन फिर उसको याद आती कि कैसे वो एक लड़की भी है, क्योंकि हमारे बारबेरियन ने बोला था कि कैसे आज से उसकी बॉडी मेरी है। तो वो सोचती कि कहीं मेरे साथ ये उल्टे काम तो नहीं करने वाले हैं। फिर मैं सर पकड़ के नीचे रेंगने लग जाती हैं। लेकिन वो उसको छोड़ के हमारे जो नाइट्स हैं उनके बारे में सोचने लग जाती कि क्या वो ठीक से भाग पाए या मतलब उनको किल तो नहीं कर दिया वगैरह वगैरह। एंड अपने जो किंगडम्स के लोग हैं उनके बारे में भी सोचने लग जाती हैं। गजब। तभी हमारी एक लड़की प्रिजन का दरवाजा खोल के अंदर आती है, जो अपना इंट्रोडक्शन देती है सैरसी करके एंड वो बोलती कि मैं जिस इंसान ने तेरे को कैप्चर करा है उसको सर्व करती हूँ। जिसमें सैरस को लगता है कि ये लड़की मुझे टॉर्चर करने के लिए आ गई है एंड मैं जो सीक्रेट जानती हूँ अपने किंगडम्स के उसको उगलवाना चाहती है मेरे से। लेकिन हमारी सैरसी बोलती कि सैरस क्या बकवास कर रही है, मैं तो यहाँ सिर्फ तेरे को अच्छा बनाने आ रखी हूँ ताकि हमारा जो किंग है उसको तो पसंद आ सके। एंड फिर हमारा उसका जो चेन होता है उसको खींचने लग जाती है एंड हमारे सैरस को खड़ा कर देती है, जिसमें सैरस को लगता है कि बस अब मेरी मौत आ ही चुकी है। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए सीन कट होता है जहाँ पे हमारे बारबेरियन किंग ने एक मॉन्स्टर को किल कर रखा होता है एंड बोलते कि अब तक हमारी सैरस उड़ गई होगी। दूसरी तरफ हमारी सैरस हाफ रही होती है, उसके पसीना आ रहा होता है, वो बोलती कि ये लड़की मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सैर से सैरा पे जो खून लगा रहता है, मिट्टी विट्टी रहती है, गंदगी जो रहती है उसको साफ कर रही होती है बस। एंड ये भी बोलती कि कैसे मैंने सुना था कि तूने मास्टर के साथ हमारी लड़ाई करी, लेकिन तेरी बॉडी देख के तो लगता नहीं कि तू एक नाइट है, तू काफी ज्यादा फेमिनिन है लड़की की तरह। जिसमें बोलती कि क्या तू मेरी बेइज्जती कर रही है। लेकिन वो बोलती कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारे एक चाकू निकालती हैं, बोलते कि अब टाइम आ चुका है। फिर हमारी लड़की के पास जाती है और उसके हाथों में खच लगा देती है चाबी एंड उसकी जो हथकड़ी रहती है उसको निकाल देती है। फिर उसके नाखून काट देती है, उसके बाद सेट करती है और उसको नए कपड़े पहना देती है, जिसमें सहरा अपने कपड़ों को सूंघती है, उससे काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही होती है एंड बोलती कि मेरे को इंट्रोगेट नहीं कर रहे थे इन्होंने मेरे को ऐसे कपड़े क्यों पहनाए। तब भी उसको एक बहुत खतरनाक सी दहाड़ सुनाई देती है और बोलती कि ये क्या हुआ। एंड थोड़ी देर बाद ही हमारा एक आदमी हमारे नीचे को आता है प्रिजन में एंड उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसके बाल नीचे रहते हैं, उसके आंखें ढके हुए रहते हैं, हमारी सैरस के सामने खड़ा रह जाता है। हम बोलते हैं कि कैसे तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो एंड फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ग्रेट चीफ वगैरह वगैरह बता के। लेकिन उसका नाम हमारा वोयर है, जिसमें हमारी लड़की उसकी सोने की आंखें देख के बोलती कि कैसे मुझे पता है कि तुम जैसे लोग क्या चाहते हो। एंड फिर उसको एक इमेज दिखती है जिसमें उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि कैसे एक वॉर टाइम पे हमारे जो बारबेरियंस होते हैं वो लड़कियों का दिल निकाल के उसको खा जाते हैं वगैरह वगैरह कुछ। इसलिए वो अपना एक बड़ा सा चौड़ा सा अपना नाम बताती है, मेन नाम उसका सैरा ही है। एंड फिर बताती है कि कैसे मैं अपनी जान के लिए भीख नहीं मांगूंगी एंड तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो। जिसमें व्यूअर बोलते कि अच्छा तुम्हारा नाम सैरा है, वो तो काफी ज्यादा अच्छा नाम है। एंड फिर बोलते कि तुम सेक्रीफाइस की क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ अपनी वाइफ बनाने के लिए आ रखा हूँ। जिसको जब वो सुनती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसको यकीन नहीं आता कि क्या कह रहा है ये। तो बोलते कि हाँ मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए यहाँ लाया हूँ। एंड वो बोलते कि नहीं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है कि तुम पक्का कोई गेम खेल ले हो ताकि मैं तुम्हारे नीचे आ जाऊँ। लेकिन वो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी होता है, हम जो फीमेल नाइट्स होती हैं उनको किडनैप कर लेते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। जिसमें बोलती कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बात पे यकीन करूँ। जिसमें बोलते कि हाँ, लेकिन बोलते कि नहीं मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिर बारबेरियन किंग बताते कि कैसे जब मैंने तुमसे फाइट करा तो तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी, मतलब एक सीधापन प्यारा सा पन दिखा एंड उसके वजह से मैं तुमसे एक ही पल में प्यार में पड़ गया। जिसको सुन के वो ब्लश करने लग जाती है एंड उसके पसीने भी छूट जाते हैं। एंड इससे पहले वो होश में आए हमारा बारबेरियन किंग वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है हमारा 7 साल पहले, जहाँ पे एक पीले बाल वाला लड़का जो कि हमारा सैरस का ब्रदर रहता है वो बताते कि कैसे हमारी सैरस फाइनली कैप्टन बन चुकी हैं
एंड जब सैरा सॉन्ग्स को थैंक यू करके जा रही होती है तो उसका ब्रदर उसको रोकता है एंड एक लेटर दिखाता है जिसमें वो बोलते हैं कि कैसे ये लेटर तुम्हारे लिए आ रखा है प्रिंसेस के लिए एंड कैसे तुम्हें एक बॉल अटेंड करना पड़ेगा। अगले सीन में सीन कट होता है जहाँ हमारे करीब लोग रहते हैं एंड वहाँ एक पोस्टर लिखा रहता है आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। तभी हमारे वहाँ से एक कैरेज जाता है एंड उस कैरेज को हमारे एक आदमी या औरत देख रहा होता है अपने हुड में, जिस कैरेज में हमारी सैरस होती है एंड वो हमारी जो एक पार्टी रहता है बॉल उसमें जा रही होती है एंड हमारी जो पार्टी रहती है उसमें लोग उस पर अलग अलग कमेंट कर रहे होते हैं कि कैसे वो हमारी चार्मिंग ज़्यादा है एंड ब्यूटीफुल कम। पर तभी हमारी 3 लड़कियां आ जाती हैं उसको चाय पीने के लिए बुलाती हैं जहां वो बात करते हैं हमारे वॉर के बारे में, वहाँ जो आदमी रहते हैं उनके बारे में एंड फिर हमारे सैरस के बारे में बात करने लग जाती है कि कैसे वो क्यों हमारे वॉर में जा रही हैं। एंड हमारी सैरस को फौज गुस्सा आ जाता है कि क्यों ये ऐसी बकवास कर रहे हैं मेरे को वॉर में जाने, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और अपने कंट्री को बचाने की हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन ऑफकोर्स हमारी लड़कियां उसको सुनती नहीं है, बोलती कि एक लड़की को सिर्फ घर में काम करना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद वो डायरेक्टली वहाँ से छोड़ के अपने कैरेज में बैठ जाते हैं, घर को जाने लग जाती हैं। लेकिन घर जाते समय वो देखती है कि हमारे एक सामने ना हमारे कुछ 3 लड़के एक बच्चे पे अटैक कर रहे होते हैं, जिसमें वो जाती है उस बच्चे को बचाती है एंड जो हमारे 3 लोग रहते हैं उनको पीट देती है और फिर अपना जो चेन रहता है ना उनको दे देती है, बोलती है कि कैसे अगली बार से ऐसे काम मत करना, चोरी वोरी की खून उनके एंड फिर वहाँ से चले जाते हैं। एंड उनकी हालात देखिए, वो बोलती है कि कैसे थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं जल्दी ईस्ट को कॉन्कर कर लूँगी एंड तुम्हारी जो लाइफ है उसको बेटर बना दूंगी। अगले सीन में सैरस ने अपने पूरे नाइट के कपड़े पहने होते हैं एंड एक फोटो के सामने झुक रही होती है जो एक प्रिंसेस की फोटो होती है एंड बताती है कि कैसे मैं लड़ने जा रही हूँ अपने किंगडम के लिए एंड उसके लोगों के लिए। तभी उसका भाई पीछे से आ जाता है एंड बोलते कि कैसे मैंने तेरे को पार्टी में भेजा था ताकि तू एक हस्बैंड ढूंढ सके, लेकिन तूने कुछ भी नहीं करा, वहाँ से ऐसे ही भाग के आ गया। एंड फिर वो बड़ा होने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है उसको एंड वो बड़ा आदमी जो बन जाता है वो हमारा बारबेरियन किंग बन जाता है एंड बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी वाइफ बन जाए। एंड फिर वो नींद से उठ जाती है एंड जब वो नींद से उठती है उसके बगल में हमारा बारबेरियन किंग सो रहा होता है एंड हमारे बारबेरियन किंग ने जो चद्दर लिया रहता है वो उसके पैरों से नीचे आ जाता है एंड सैरस उसका हथियार देख लेती है। एपिसोड की शुरुआत में मेरी वाइफ बन जाए ऐसा करके सैरस सपना देख के उठ जाती है एंड फिर हमारे लड़के का हथियार देख के बहुत तेज की चिल्ला जाती है एंड उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसमें वो बोलते कि तो मेरा कमरा है तो मैं यहीं तो रहूंगा। फिर उधर उधर देखती है उसके कपड़े वहीं पे रहते हैं तो बोलती कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ, जिसमें वो बोलते कि कैसे कल रात के बाद तुम्हें इतने जोश में देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। जिसमें वो पहले ब्लश करती है लेकिन फिर सोच में पड़ जाती है कि कहीं तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं करी, जिसमें वो बोलते कि ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दो। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती है कि सबसे पहले इन्होंने मुझे अपना प्रिजनर बना रखा है एंड अगर मैं इसका बच्चा भी पैदा कर देती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। इसलिए वो उसका तलवार निकालती है एंड बोलती कि मुझे किल कर दो, जिसमें उसके सर में टन मारता है एंड बोलते कि कैसे अगर तुम मेरे को किल करना चाहते हो वो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम खुद क्यों मरना चाहते हो। जिसमें वो बोलती कि कैसे मेरा जो नाइट का ऑनर है तुमने मुझे हरा के मेरे को नंगा करके वो सब मिट्टी में मिला दिया है एंड इससे बड़ी बेइज्जती की चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। जिसमें वो बोलते कि क्या तुम इतनी छोटी चीज़ के लिए अपने आप को किल करना चाहते हो एंड वो बोलती कि छोटी सी चीज़, क्या तुम एक नाइट के ऑनर को नहीं जानते हैं। एंड इससे पहले वो और ज़्यादा बकवास करे हमारी जो सैरसी रहती है वो वहाँ पे आ जाती है उसके कपड़े लेके एंड फिर वो सैरा को बताती है कि जो हमने उसको बेहोश करने की दवाई दी थी उसके वजह से उसने कल रात बहुत ज़्यादा उल्टी कर दी एंड फिर वो हमारी बेहोश हो गई। जिसको सुन के सैरा ब्लश करने लग जाती है एंड हमारी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है हमारे व्यूअर पे, लड़के पे एंड बोलती कि कैसे तो तुमने मेरे साथ कुछ नहीं करा। वो बोलता है कि कैसे मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें किल क्यों करूंगा। एंड फिर सैरा बोलती कि अपनी तलवार धला मैं तेरे को किल कर देती हूँ, इतने गंदे तरीके से कौन बताता है चीज़ें। जिसमें हमारा लड़का सिर्फ हंस देता है एंड बोलता है कि कैसे जब तुम ठंडी हो जाओगे तो अगले रूम में आ जाना, वहाँ हम खाना खाएंगे। जिसके बाद सैरा अपने पैरों पर गिर जाती है एंड अपने दादाजी की बात याद करती है, जिसमें वो कहते हैं कि कैसे उसको शादी कर लेनी चाहिए एंड उसका जो भाई रहता है वो भी कहते हैं कि कैसे तुम्हारी तलवार कुछ भी बदलने वाली नहीं है। पर फिर उसको व्योर की बात याद आती है जिसमें वो कहता है कि कैसे तुम्हारी तलवार की वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जिसको याद करके वो ब्लश करने लग जाती है एंड फिर हमारे दूसरे रूम खाना खाने चल जाती है। लेकिन क्योंकि वो हमारे प्रिजनर है तो वो सोचती कि कैसे जो खाना उसको देने वाले हैं वो इतना अच्छा होने भी नहीं वाला, लेकिन उसको टेंशन भी नहीं है क्योंकि जब वो हमारे नाइट थी तो उसने हमारे लो लेवल के खाना खा रखे हैं। पर जो वो दूसरे रूम में देखती है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रसीला सा मीट होता है जिसको देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन फिर वो सोचती कि कहीं हमारे लड़के की स्कीम तो नहीं जिसमें उसको अच्छा खाना दे के हमारा अपना गुलाम बना लेगा। एंड हमारा लड़का उसको बोलते कि कैसे तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ कैसे तुम्हें चुपचाप हमारा खाना खाना चाहिए एंड अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। एंड तभी सैरसी उसके पास आती है, उसको बताती कि व्योर ने खुद एक मॉन्स्टर हंट करा है ताकि वो उसको अच्छा खाना दे सके एंड कि कैसे हमारे व्योर जो है वो एक नोबेलिटी के बराबर है, लेकिन उसने फिर भी बहुत मेहनत करी है तुम्हारी मेहमान नवाजी करने के लिए। जिसको सुन के वो फाइनली हमारा मीट खाने के लिए मान जाती है एंड फिर एक टुकड़ा निकाल के अपने जैसी मुंह में डालती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है एंड उसकी तारीफ करने लग जाती है। और फिर वो पूछती कि हमारा इतना प्यारा मीट किस मॉन्स्टर का है, जिसमें लड़का कहता है कि वो पीछे कट रहा है, क्या तुम देखना चाहते हो।
जिसमें जब वो देखती है तो वहाँ हमारे एक ड्रैगन होता है, जिसको देख के हमारी लड़की के होश उड़ जाते हैं। एंड हमारा लड़का बताता है कि वो वाला ड्रैगन नहीं है जो तुम समझ रहे हो, पर फिर भी हमारी लड़की उस मीट को बहुत ज्यादा एंजॉय करके खा लेती है। दूसरे दिन लड़का सैरा को बताती कि कैसे मैं तुम्हें बाहर घुमाना चाहता हूँ, जिसमें सैरा बोलती कि कैसे मैं तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारे बाहर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे हैं। जिसमें लड़का उसको डायरेक्टली बोल देता है कि हमारे कल्चर वर्ल्ड से तो अलग है ही, पर क्या तुम डर भी रहे हो। जिसमें हमारी लड़की दूसरे पल अपने कपड़े पहन के तैयार हो जाती है एंड बोलती कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जिसमें लड़का बोलता है कि कैसे उसे हमारे जो बाहर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। जब सैरा अपना पहला कदम बाहर रखती है तो वो चारों तरफ इतनी हरियाली देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। जिसमें लड़का बोलते कि कैसे मुझे पता था तुम्हें ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन इसको देख के तुम बेहोश मत हो जाना। अगला सीन फॉरेस्ट में, जहाँ पे सैरा हमारे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स को देखती है और हमारे मॉन्स्टर को भी। जिसमें लड़का बताते कि कैसे जो ड्रैगन्स होते हैं वो इस एरिया में आपको मिल ही जाएंगे एंड जो हमने सुबह मीट खाया था वो भी इन्हीं में से एक का था। पर फिर हमारी लड़की को एक आवाज़ आती है एंड जब वो उस आवाज़ की तरफ जाते हैं तो उसके सामने एक झरना होता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। एंड लड़का बोलता है कि देख रहे हो, जिसमें वो बोलती है कि क्या तू मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मेरे होम टाउन में ये सारी चीज़ें नहीं है। एंड फिर वो डिप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि एक्चुअली में उसके होम टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके तुरंत बाद वो कहते हैं कि अपने कपड़े उतारो, हम वो करने वाले हैं। जिसमें वो बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो बदतमीज। वो कहता है कि हम नहाने जा रहे हैं। तो वो बोलती है कि सीधा सीधा क्यों नहीं बोल सकती। एंड फिर उसके मुंह पे आ जाती है, चिल्लाने लग जाती है कि कैसे मैं तेरे साथ कभी नहीं नहाऊंगी। तभी सैरसी उसके पास आती है, उसको सूंघती है, बोलती है कि तुमसे हल्का हल्का बास आने लग गई है एंड अगर तुम अभी नहीं नहाते हो तो तुमसे और भी ज़्यादा बास आने लग जाएगी। जिसके बाद वो हमारी सैरसी के साथ नहाने लग जाती है एंड वो हमारे व्यूअर को दूर भेज देते हैं। जिसमें बोलती कि कैसे तुम यहाँ पे मेरे पे नज़र रखने के लिए हो ना, लेकिन वो बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं। तभी उसके मुंह पे एक मॉन्स्टर आ जाते हैं ना, वो काफ़ी डर जाती हैं। फिर अपने आसपास देखती कि हमारे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स वहाँ पे घूम रहे हैं एंड वो इतनी डर जाती कि वो वहाँ से भाग जाती है। पर तभी उसको झाड़ियों से आवाज़ आती है, जिसमें वो सोचती कि कैसे कोई बारबेरियन तो नहीं है जो मेरे साथ हू कर ले, इसलिए वो बोलती कि दूर रहो। पर जब वो हमारे लड़के की शक्ल देखती है तो वो ब्लश करने लग जाती है एंड बोलती कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है एंड कि इतना ब्यूटीफुल लड़का हमारे वेस्ट में तो है ही नहीं। जिसमें लड़का बोलता है कि तुम पक्का हमारे मॉन्स्टर को देख के भाग गए होंगे। कैसे मेरी मदर जो वैसे थी उन्होंने मुझे बताया कि हमारे वेस्ट में हरियाली एंड जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। एंड यहाँ पे हमारी लड़की को ठंड लग जाती है तो वो अपना जैकेट उसके पीछे रख लेता है। जिसमें लड़की उसको ब्लश करते हुए देखती है एंड बोलती कि कैसे ये लड़का हमारा जो व्यूअर है जिससे वो शादी करने वाली है उससे कितना ज़्यादा अलग है। तभी हमारा लड़का उसके पास आता है, उसके सर पे हाथ रखता है एंड बोलता है कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा। एंड जब उसका सर एम्बेरसमेंट से गर्म हो जाता है तो बोलते कि नहीं ये अच्छा नहीं है एंड फिर इसको प्रिंसेस कैरी कर लेता है। हमारी लड़की कुछ भी नहीं कर पाती। पर तभी हमारी सैरसी वहाँ पे आती है एंड हमारे लड़के से पूछती कि मास्टर व्योर ये कैसे हुआ। एंड जब सैरा ये सुनती है तो ब्लश से हमारी शॉक्ड हो जाती है एंड देखती कि तो हमारा व्योर ही है। जिसमें वो उसको इनोसेंट बोलते हुए स्माइल करता है एंड हमारी लड़की और भी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है अपने ब्लश मूवमेंट्स को याद करते हुए। अगले सीन में वो हमारे घर जा रहे होते हैं एंड हमारे लड़के के मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा रहता है। जिसमें लड़की बोलती कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे जहाँ मॉन्स्टर्स हैं वहाँ लाना ही नहीं चाहता। जिसमें सैरसी उसको बताती कि जो हमारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं उसको हमारे मास्टर व्योर ने पहले ही किल कर रखे हैं एंड जो वीक मॉन्स्टर्स हैं उनको किल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक आप उन पर छेड़ोगे नहीं वो आपको हार्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो खतरनाक हैं ही हैं। जिसमें व्योर बोलते हैं कि कैसे ये मेरी गलती है, लेकिन फिर वो सैरा की तरफ देखता है एंड बोलता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ आज मुझे उसका अलग रूप देखने को मिला। जिसमें लड़की ब्लश करने लग जाती है एंड बोलती है कि ठीक है मैं तुझे माफ़ करती हूँ लेकिन अगली बार बिल्कुल नहीं करूँगी। जिसमें हमारा लड़का हंस जाता है एंड फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो बोलती कि कैसे हमारा लड़का बिना दाढ़ी के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी दाढ़ी वापस आ जाती है एंड हमारी लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एपिसोड की शुरुआत में सैरा हमारे चारों तरफ से बारबेरियन से घिरी रहती है एंड उसको लगता है कि आज उसकी मौत आ गई है। फिर सीन कट होता है हमारा कुछ टाइम पहले, जब हमारा व्यूअर सैरा को बताता है कि कैसे वो उसको अलग अलग ट्राइब्स के एल्डर से मिलाना चाहता है एंड जो हमारे नीचे सी साइड विलेज में रहते हैं। जिसमें सैरा शॉक्ड हो जाती है सुन के एंड बोलती कि क्या तुम मुझे अपनी गुप्त बातें बता सकते हो। जिसमें हमारा लड़का सोचता है एंड बोलता है कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। वो बोलती कि चलो मान लो अगर कोई मुझे बचाने आता है मैं उनके साथ भाग जाती हूँ तो तुम्हारी सारी गुप्त बातें मैं उनको बता दूंगी। जिसको सुन के वो हंस जाता है, इसलिए नहीं कि उसको वहाँ से कोई भगा नहीं सकता बट इसलिए क्योंकि हमारी सैरा उसके बिना दाढ़ी वाले चेहरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड ये सुन के हमारी सैरा ब्लश करने लग जाती है। जब वो नीचे गाँव को भी जा रहे होते हैं तो वो सैरा को बोलते कि कैसे मैं तेरे को तेरे घर के बारे में भुला दूंगा एंड अपनी वाइफ बना के तेरे को मेरे से प्यार करवा दूंगा। फिर वही सीन आ जाता है जब वो चारों तरफ से बारबेरियन से घिरी रहती है जो बोलती कि कैसे मुझे इससे लड़ना है मुझे इससे लड़ना है
एंड सैरा को लगता है कि ये रिवेंज लेने आ रखे हैं क्योंकि इनके वॉर में मैंने इनके भाई बहनों को मार रखा है, जिसमें हमारा लड़का उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड तेज की चिल्लाता है, ओए वॉरियर्स, मैं जानता हूँ कि तुम एक तगड़े इंसान से फाइट करना चाहते हो, लेकिन मैं सैरा को सिर्फ एल्डर से मिलाने ला रखा हूँ। जिसको सुन के हमारे बारबेरियंस हंसने लग जाते हैं एंड जो उनका ब्लड लस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिसके बाद वो सैरा को समझाते कि कैसे तू इतनी खतरनाक फाइटर है कि तेरे से वो फाइट करने आ रखे हैं एंड वो बोलती कि मेरे से रिवेंज लेने नहीं आ रखे हैं। वो बोलता है कि तू इस बात की टेंशन ले रही है, जिसमें वो हमारे बारबेरियंस की तरफ देखता है एंड बोलता है कि जो भी इससे रिवेंज लेना चाहता है वो आ गया है, वरना हमारे रास्ते से हट जाए। जिसमें सारे बारबेरियंस हमारे रास्ते से हट जाते हैं एंड उनके लिए रास्ता बना देते हैं। एंड जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो एक बारबेरियन जो हमारा रो रहा होता है वो उसके पीछे से आ जाता है एंड बोलते कि सर हाँ, तुम जब लड़ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद और बारबेरियंस भी आके उसकी तारीफ करने लग जाते हैं एंड वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। अगले सीन में सैरा हमारे जो गांव रहता है उसके आसपास देख रहे होते हैं क्या चीज़ें हो रही होती हैं, ड्रैगन्स को लोग किल कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। फिर हमारा लड़का एक घर से धुआं आते हुए देखता है एंड बोलता है कि यहाँ पानी गर्म हो रहा है एंड कि सैरा तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना, मैं जो एल्डर्स हैं उनके साथ अपना थोड़ा बहुत काम करके वापस आ जाऊँगा। फिर वो घर वालों को बाहर बुलाता है, उनको अपना नाम देता है एंड बोलता है कि मेरी वाइफ है, इसकी देखभाल करना। वो आते हैं, सैरा को इधर उधर छूने लग जाते हैं, बोलते कि ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है, उसकी तारीफ करते हैं, फिर उसको घसीट के अंदर ले जाते हैं, जिसमें हमारा लड़का टाटा बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। अंदर घर में हमारी लड़की सैरा के लिए चाय बनाने के लिए अपने लड़का जिसका नाम गटर है उसको अंदर भेजती है चाय पत्ती लाने के लिए एंड फिर उसकी हेल्प करते हुए वापस आ जाती है। जिसमें जब वो चाय बना रही होती हैं तो दूसरी लड़की के साथ जिसका नाम एनबा है, गटर मिलके अपनी लकड़ियाँ वकड़ियाँ लाता है, उनकी हेल्प करता है, जिसको देख के सैरा बोलती है कि कैसे दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। फिर वो चाय बनाते हैं, सैरा को देते हैं, जिसको पी के सैरा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसको नहीं लगाती कि चाय इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जिसके बाद सैरा उन दोनों से पूछती कि क्या वो हमारे रिलेटेड हैं, उनके हस्बैंड कहाँ हैं, जिसमें वो बताते कि कैसे वो कुछ टाइम पहले मर चुके हैं। जिसमें सैरा बोलती कि पक्का वो हमारे वॉर में मरे होंगे, कैसे मुझे इनके लिए बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी गिल्ट फील कर रही हूँ। फिर वो हमारे बच्चे की तरफ देखती है जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है एंड वो और भी ज़्यादा गिल्ट फील करने लग जाती है, जिसमें वो एकदम से उनको सॉरी कहती है एंड बोलती कि अगर वो मेरे से रिवेंज लेना चाहते हैं तो वो अभी ले सकते हैं। जिसमें वो बोलती कि हम रिवेंज क्यों लेंगे, मुझे बहुत दुख है कि अब मेरा बेटा अपने पापा का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन कम से कम वो अपने मरे हुए पापा के बगल में तो रह पाया। फिर वो अपने बच्चे से गले मिलती है एंड बोलती कि हमारे वॉर, हंटिंग एंड बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में हमारे जो बारबेरियंस के आदमी रहते हैं वो कभी किल हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, फिर हल्का हल्का कभी वो बुढ़ापे में मर जाते हैं, तो हमारा जीना मरना तो होता रहता है। जिसको सुन के सैरा बहुत शॉक्ड रहती है कि क्या हमारे बारबेरियंस के लिए मरना या जीना इसी के बराबर है। तभी उनको एक सीटी की आवाज़ आती है जो हमारे ड्रैगन की रहती है कि कैसे उनके जो विलेज है वहाँ ड्रैगन्स आ चुके हैं एंड एक ड्रैगन उड़ते हुए डायरेक्ट इसी घर पे आ जाता है, हमला कर देता है। जिसमें सैरा हमारे आगे खड़ी रहती है, हमारा बच्चा रोता है तो हमारा ड्रैगन की नज़र उन पर पड़ जाती है एंड सैरा बोलती कि यहाँ से भाग जाओ। सैरसी बोलती कि नहीं, आप भी मेरे साथ आओ वरना मैं मास्टर को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी। लेकिन मैं बोलती कि तू मेरी टेंशन क्यों ले रही है, तू जानती भी मैं कौन हूँ, मैं नाइट कमांडर हूँ हमारे वाले किंगडम की एंड मेरा नाम सैरा है। एंड फिर हमारे ड्रैगन से फाइट करने लग जाती है। जिसके बाद जो हमारे दोनों लड़के रहते अपने बच्चों के साथ भाग जाती हैं, लेकिन सैरसी तो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो भी भागी जाती है। दूसरी तरफ हमारे बारबेरियंस एक ड्रैगन को पकड़ के उसको किल कर रहे होते हैं एंड बोलते कि कैसे हमारे 4 ड्रैगन आ रखे हैं, एक को हमने किल कर दिया, 3 बचे होते हैं। जिसके बाद वो हमारे 2 और ड्रैगन को किल करते हैं एंड हमारा जो लड़का रहता है व्योर, वो बोलता है कि एक बचा है, लेकिन तभी सैरसी उसके पास आती है, उसको बताती कि कैसे सैरा उसी ड्रैगन से लड़ रही होती है। जिसमें तुरंत हमारा व्योर वहाँ से दौड़ के भाग जाता है, बहुत ही तेज के भागता है एंड सैरा हमारा जो ड्रैगन रहता है उससे फाइट कर रही होती है एक चिमटी से, पर वो चिमटी टूट जाती है एंड फिर वो बोलती है कि कैसे मैं नाइट की तरह जी हूँ एंड मैं नाइट की तरह मरी हूँ, वो जो हमारे बारबेरियन से उसको बचाया क्यों मैंने। लेकिन फिर हमारा ड्रैगन उस पर हमला करने आ रहा होता है एंड हमारा व्योर पीछे से दौड़ता हुआ धुन 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 धुन, और उसको बोलते कि अपने कान बंद कर ले, नीचे झुक जाओ। जिसके बाद उसको पकड़ता नीचे फेंकता है एंड बहुत तेज की चिल्ला जाता है। हमारा ड्रैगन कंफ्यूज रहता है, फिर उसको पकड़ता है तलवार अपनी एंड हमारा ड्रैगन को बीच से काट देता है एंड फिर वो सैरा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिसमें सैरा को इतनी राहत फील होती है कि वो हमारी रोने लग जाती है एंड बोलती कि मैं रो क्यों रही हूँ। जिसके बाद हमारा लड़का उसको प्रिंसेस कैरी करते हुए वहाँ से ले जाता है एंड वो अभी भी रो रही होती है। एपिसोड की शुरुआत में सैरा एम्बेरस होते हुए हमारी दारू पी रही होती है क्योंकि व्योर ने उसको सबके सामने प्रिंसेस कैरी करा, और फिर वो बोलती कि कैसे पहली बार एक आदमी ने मेरी जान बचाई एंड उसका चेहरा इमेजिन करके ब्लश करने लग जाती हैं। पर फिर सैरसी उसको बताती कि कैसे अब मैं आपको और भी ज़्यादा पसंद करने लग गई हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा तो कोई नोबल हम जैसे लोगों के लिए लड़ाई कर सकता है। जिसको सुन के सैरा एक प्यारी सी स्माइल देती है, पर उसके थोड़ी देर बाद ही उसके पीछे 3 स्प्रिट आ जाते हैं, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं एंड बोलती कि कैसे मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली। पर फिर व्योर आता है एंड बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें स्प्रिट्स के बारे में नहीं पता होगा, पर अभी तो तुम्हें कुछ और चीज़ें भी दिखानी है। जिसके तुरंत बाद हमारे ड्वार्फ एंड एल्व्स भी आ जाते हैं जो बोलते कि अच्छा तो ये है हमारी व्योर की वाइफ। जिसके बाद वो साथ में बैठ के हमारा खाना पीने लग जाते हैं एंड सैरा को अभी भी लगता है कि कैसे उसको ये दारू की वजह से दिख रहा है,
पर फिर हमारा एक ड्वार्फ उसको एक तलवार देता है, जिसमें वो पहले मना करती है, लेकिन व्योर बोलते हैं कि एक बार इसको देख तो लें। एंड जब वो तलवार को देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बोलती कि कैसे ये तो इतनी अमेजिंग स्वॉर्ड्स हैं, उसकी तारीफ करने लग जाती हैं। ड्वार्फ उसको बताते कि कैसे ये हमारे मिथरल से बना हुआ है। जिसके बाद व्योर हमारे स्प्रेड्स, एल्व्स जो ड्वार्फ्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एंड सैरा को अभी भी ये सब यकीन नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसको ये सब फैंटेसी लगती है। एंड फिर वो व्योर से पूछती कि कैसे उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मेरे को ऐसे लोगों से मिलाने वाला है। एंड वो बोलते कि मैंने बताया तो था कि कैसे मैं तुम्हें एल्डर से मिलाने वाला हूँ, पर लगता है कि शायद तुम भूल गए। एंड बताता है कि कैसे हमारे टोटल 5 ग्रेट ट्राइब्स हैं, जिसमें से जो हमारा ग्रेट चीफ है वो हमारे इनके बीच में सुलह उला कराता है। एंड हमने एक दूसरे से हाथ इसलिए जोड़े हैं क्योंकि हम यही जीना एंड यही मरना समझते हैं। एंड हम पांचों को एक साथ कहते हैं द ट्राइबल अलायंस। एंड जब तक हमारा कुछ खतरनाक नहीं आता हम सब ड्रिंकिंग बडीज हैं। जिसमें सैरा बोलती कि तुम पक्का वॉर की बात कर रहे होंगे। एंड ये सुन के सब हंसने लग जाते हैं। एंड व्योर कहते कि कैसे, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम सिर्फ जानवरों की लड़ाई मानते हैं। जिसमें वो बोलती कि क्या, पर फिर बोलती कि तुम ड्रैगन्स की बात तो नहीं कर रहे हैं। एंड वो बोलते कि कैसे, ड्रैगन हमारे खतरनाक जरूर हैं, लेकिन उनसे भी खतरनाक है हमारे फींड्स, एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे मैं फाइट न करने के लिए खुशी खुशी वॉर में चला जाऊंगा। पर फिर हमारे स्पिरिट्स कहती कि अब इस बकवास के बारे में बात नहीं करते हैं एंड हमारा पीते हैं। एंड फिर हमारे सैरा को दारू देते हैं एंड बोलते कि जल्दी हमारे व्योर के बच्चे पैदा करो। जिसको सुन के व्योर शर्माने लग जाता है एंड बोलते कि तू क्यों शर्मा रहा है। एंड फिर हमारे स्पिरिट्स चुम्मी 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 करके बोलने लग जाते हैं। एंड फिर हमारा व्योर उसको बताते कि कैसे जो उसने कपड़े पहने हैं, जेवरात पहने हैं, वो हमारे स्पिरिट्स नहीं बना रखे हैं। एंड फिर एल्फ उसको बताते कि जो उसकी तलवार है ना वो अपने आप रिपेयर भी हो जाती है मेरे एल्फ मैजिक से। एंड सैरा इतनी अमेजिंग चीजें देख के एंड सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दूसरे दिन दोपहर के टाइम पे सैरा जब नींद से उठती है तो उसका सर हमारा सरसी से टकरा जाता है। एंड फिर वो खड़ी होती है एंड बोलती कि जो कुछ भी कल हुआ वो हमारा सपना नहीं था। एंड फिर अपनी तलवार निकालती है एंड बोलती कि मुझे और भी चीजें जाननी है। पर फिर हमारा व्योर आता है जिसने अपनी दाढ़ी काट दी होती है। एंड सैरा इसको देख के बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, पर तभी सरसी उसके मुंह में हमारा खाना डाल देती है। पर फिर व्योर उसको बोलते कि कैसे एक इंसान है जो तुम्हें जानता है तुमसे मिलना चाहता है। जिसमें सैरा बोलती कि कौन है वो इंसान, मैं तो किसी को यहाँ जानती नहीं हूँ। एंड जब सैरा उससे मिलती भी है तो वो फिर भी उसको नहीं पहचान पाती। तो वो बताती कि मेरा नाम नालिया है एंड मैंने आपके साथ काम कर रखा है। जिसमें हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर हमारे सैरा के साथ एक वॉर में भी जाती है। एंड फिर वो हमारे एक बारबेरियन से लड़ रही होती है जिसमें उसके आंख में चोट लग जाती है। एंड नालिया को याद करके सैरा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड बोलती कि मुझे तो लगा था कि तू मर गई एंड तेरा तो यहाँ पे बच्चा भी हो रहा है। एंड नालिया उसको बताती कि कैसे ये मेरा दूसरा बच्चा है एंड अब तो मुझे यकीन भी नहीं आता कि क्या मैं वही पर्सन हूँ जो मैं पहले थी। जिसमें सैरा बोलती कि वो सब ठीक है, लेकिन व्योर जो हमारा नोबिलिटी के बराबर है तो उसको ऐसे ऑर्डर दे सकती है क्या। लेकिन नालिया उसको बताती कि मैं व्योर के कजन की वाइफ हूँ एंड कैसे हम फैमिली जैसी हैं, इसलिए मैं यंग व्योर से हेल्प मांगती रहती हूँ। जिसमें सैरा पूछती कि यंग व्योर, तो नालिया बताती कि हमारा व्योर अभी सिर्फ 18 साल का है। जिसको सुन के हमारी सैरा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो हमारी 26 साल की होती है। जिसपे व्योर कहते कि कैसे, यही तो उम्र है माँ बनने की, पर काश में थोड़ा जल्दी पैदा हो जाता ताकि तुम्हें इस चीज का भी फर्क नहीं पड़ता। जिसमें सैरा गुस्सा करती कि तुझे लगता है कि तू मुझे कभी भी हरा सकता है, कैसे मैं कभी तेरी वाइफ नहीं बनूंगी। जिसको सुन के व्योर पहले हंसता है लेकिन फिर हमारे पूरे दिल से सैरा से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। एंड नालिया फिर सरसा को समझाती है कि कैसे जब इन दोनों की लड़ाई हुई थी तो हमारा व्योर जिसकी तलवार से हमारे बड़े बड़े ड्रैगन्स मर जाते हैं, उसने हमारी सैरा की तलवार तोड़ी, इसलिए नहीं कि वो पावरफुल था पर क्योंकि इससे ज्यादा तलवार सह नहीं सकती थी। इसलिए अगर दोबारा इनकी फाइट होती है तो कोई कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा। इसलिए व्योर अपनी गलती को मानता है, दोबारा सैरा से माफी मांगता है, पर फिर उस दिन की जीत के लिए उसको थैंक यू बोलता है। जिसको सुन के वो ब्लश करने लग जाती है। एंड नालिया बोलती कि कैसे तो पक्का हमारे व्योर से प्यार करती है। एंड फिर नालिया का हस्बैंड आ जाता है अपने बच्चे को लेके, जो अपनी मम्मी के पास चल जाता है। एंड ये देख के सैरा नालिया का पास याद करती है एंड कहती कि कैसे अब वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश है एंड मैं भी होना चाहती हूँ। जिसको जब वो प्रोसेस करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है एंड बोलती कि ये क्या कह दिया मैंने। अगले सीन में सैरा व्योर को बताती कि कैसे 2 दिन में मुझे इतना पता चल गया कि मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड कैसे मैं वॉर में लड़ रही थी उन बारबेरियन से जिनके घर में फैमिली वेट कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि यही सही रास्ता है। एंड कैसे मुझे लगा कि तुम एक दुश्मन हो जिससे मुझे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मैं गलत थी एंड मैं एक एल्डोरन की नाइट के नाते कभी तुम्हारी वाइफ नहीं बनूंगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बुरा आइडिया है। जिसको सुन के हमारा लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड हमारी लड़की बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। दूसरे दिन व्योर बहुत ज़्यादा खुश होता है, सैरा को बोलता है कि जो उसने मुझे कल कहा उस समय वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जिसमें वो ब्लश करते हुए बोलती कि मैं तेरे को पीट दूंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे फॉरेस्ट में जहाँ पे प्रीस्टेस एंड नाइट चल रहे होते हैं एंड हमारे बारबेरियंस की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी उनको झाड़ी में आवाज़ आती है एंड वो तलवार लेके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद हमारा ड्रैगन है, लेकिन वो सिर्फ हिरन रहती हैं। जिसमें प्रीस्टेस बोलती कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये भगवान की
जादुई किताब है। जिसमें नाइट बोलती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें भूख भी तो लग रही है। एंड वो कहती कि बकवास बंद करो, कहाँ है तुम्हारा ऑनर? क्या तुम 20 साल पहले वाले एक्सपेडिशन की तरह हारना चाहते हो? एंड कैसे हमें बेइज्जती से बचने के लिए सैरा को रेस्क्यू करना पड़ेगा, चलो हमारे ऑनर को बचाने के लिए। अगले सीन में सैरा अपनी नई तलवार से लकड़ियों को काट रही होती है एंड सेर्सी को उसको रोकना पड़ता है क्योंकि उसने 2 हफ्ते के लकड़ियां 3 दिन में काट दी हैं। एंड सैरा बताती कि कैसे, क्योंकि मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। जिसमें सेर्सी बोलती कि अच्छा तभी तुम मुझे इतना देख रहे थे क्योंकि तुम्हें शायद घर का काम करना नहीं आता। जिसमें बोलती कि कैसे मुझे भी करना चाहिए था और नाइट्स की तरह, लेकिन मेरे दादाजी ने उनको डरा रखा था। तभी सेर्सी बोलती कि कैसे अब उसको बोर होने की जरूरत नहीं है। एंड तभी हमारा व्योर आ जाता है जो अपने साथ और बारबेरियंस को भी लाया रहता है ताकि वो सैरा के साथ फाइट कर सके। जिसमें सैरा ब्लश करते हुए कहती कि कैसे अब ये ले ही आया है तो मैं फाइट कर ही लेती हूँ। जिसके बाद सैरा अपना आर्मर पहनने अंदर जाती है जहाँ सेर्सी उसको बताती कैसे मैंने ये आर्मर उतारा था एंड मैंने इसको धो भी रखा है। जिसमें सैरा सोचती कि इसको कैसे आता है आर्मर उतारना। एंड अगले सीन में हमारे बारबेरियन के सामने खड़े रह के सैरा बोलती कि कैसे मैं हूँ क्रिस्टल हेलमेट जो तुम्हारे साथ फाइट करेगी। जिसको सुन के हमारे बारबेरियन सब जोश में आ जाते हैं, बोलते कि हाँ। एंड हमारी पहली फाइट होती है एक जवान लड़के से जिसका सैरा एक ही स्विंग में अंडे फोड़ देती है। एंड उसका फादर कहता है कि बेटा मैं तेरा रिवेंज लूंगा। एंड वो भी सैरा की तरफ दौड़ जाता है जिसके सैरा दोबारा एक ही स्विंग में अंडे फोड़ देती है क्योंकि दोनों हमारे एक ही तरीके से फाइट करते हैं। एंड फिर आता है टू नेकेड सैरो जो हमारी सैरा को थैंक यू कहता है उसके सिस्टर एंड नेफ्यू की जान बचाने के लिए। एंड वो चाहता है कि सैरा अपनी पूरी जान से उससे लड़े। एंड सैरा उसको हमारे 2 शॉट में ही हरा देती है। एंड फिर हमारे और बारबेरियंस भी आते हैं जिसको वो आराम से हराती रहती है। एंड सैरा को इतना स्ट्रॉन्ग देख सेर्सी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसमें ग्रेट स्पिरिट उसको बताती है कि सैरा विल पावर यूज कर रही है, अपने मन की शक्ति। हमारी चिड़िया अपने विल से उड़ती है, हमारे डायनासोर अपने विल से स्ट्रॉन्ग है। कैसे मेरी जैसी बीइंग हमारे एलिमेंट से बनी हुई है। एंड हमारे ह्यूमंस जो ड्वार्फ एंड एल्फ्स की तरह लंबे लाइफ नहीं जीते उनमें ये बहुत कम दिखता है, लेकिन जिनमें दिखता है वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। एंड इसी के बीच जो हमारे व्योर एंड सैरा की लड़ाई हो रही होती है वो खत्म हो जाती है जब उनकी तलवार टूट जाती है एंड मैच ड्रॉ हो जाता है। एंड फिर व्योर सैरा से पूछता है कि क्या उसको मजा है फाइट करके, जिसमें वो कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा। एंड हमारी स्पिरिट चीफ बताती है कि उनके विल पावर को देखना उसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा। लेकिन तभी एक आदमी आता है जो बताता है कि घायल डायनासोर हमारी तरफ आ रहे हैं। एंड अगले सीन में व्योर खड़ा होकर और अफवाम कर रहा होता है एंड सैरा हमारी पेट पे बैठी रहती है जो बोलती कि जो ये डायनासोर अटैक हो रहे हैं वो होने नहीं चाहिए थे। एंड कैसे जो व्योर का चेहरा था उसको देख के मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। जिसके तुरंत बाद बारबेरियंस उस ड्रैगन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसको गड्ढे पे गिराते हैं, बांधते हैं। एंड सैरा ऊपर से आके खच उसको किल कर देती है एंड फिर हमारे व्योर के बाहों में गिर जाती है। जिसके बाद व्योर बताता है कि ये जो ड्रैगन है वो हमारा एक टाइप ऑफ ट्रू ड्रैगन है क्योंकि जो उसके 6 पैर हैं उसमें से बीच वाले पहले पर हुआ करते थे जो ये विल पावर की मदद से उड़ते थे उस ड्रैगन की तरह जो हमारे दूसरे माउंटेन में रहता है। एंड फिर वो हमारे जो ड्रैगन पे चोट लगी रहती है ना उसको देखते हैं, जिसको देख के व्योर बोलता है कि हमारे आग से हुआ है, लेकिन नॉर्मल आग से नहीं, ये मैजिक वाला आग से हुआ है। एंड कैसे मुझे पता है कि हमारे विलेज से ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो वो सैरा से पूछता है कि क्या उसके किंगडम से कोई कर सकता है। जिसमें सैरा सोच रही होती है कि उसको चर्च की याद आ जाती है एंड बोलती कि कैसे वो पावर ऑफ लाइट यूज करते हैं हमारे नाइट्स वाइट्स पे, पर मुझे नहीं पता कि उन पे कोई पावर अटैक भी है। एंड तुरंत हमारी स्पिरिट चीफ आती है, बोलती कि मुझे वो पागल लोग मिल चुके हैं एंड उनके वजह से शायद हमारा ब्लाइट भी हो सकता है। जिसको सुन के व्योर आदेश देता है कि स्ट्रॉन्ग बारबेरियन मेरे साथ आएंगे एंड वीक वाले हमारे ड्रैगन की सफाई करेंगे। एंड फिर व्योर सैरा को बताता है कि ब्लाइट्स हमारी वो चीज होती है जो हमारे प्रकृति के नियमों को थाम देती है एंड उनको हम फिएंड्स भी कहते हैं। अगले सीन में नाइट्स हमारे ड्रैगन से हारे होते हैं तो प्रीसेस आगे बढ़ती है, अपनी जादुई किताब का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को दूर हमारे सैरा और के आगे भेज देती है। जिसमें सैरा हमारे प्रीस्टेस को एकदम पहचान जाती है एंड प्रीस्टेस को देख के बोलती कि दूर हो जाओ इस बारबेरियन से, कैसे हम 700 सालों से लड़ रहे हैं एंड ये हमारा शत्रु एक्सपीडिशन है, जस्टिस हमारे साथ है, क्या आप इतना भूल तो नहीं गए? कहीं इन्होंने आपके साथ कुछ, वो कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद प्रीस्टेस एक जादुई अटैक करती है, सैरा को बोलती कि देख रहे हो ये हमारी भगवान की ताकत है एंड हंसने लग जाती है पागलों की तरह। जिसमें व्योर उसको बोलता है कि कैसे उसको गर्व नहीं करना चाहिए हमारी धरती की पावर खींचने के लिए, जिसमें वो उसको इग्नोर कर देती है एंड सैरा को बोलती कि कैसे सैरा चलो वापस घर चलते हैं। जिसमें सैरा हिचकिचा जाती है एंड बोलती कि क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। जिसको सुन के प्रीस्टेस का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो व्योर पे खतरनाक सा अटैक कर देती है, जिसको व्योर आराम से रोक लेता है अपने खतरनाक आर्मर से एंड अपने विल पावर से एंड कहता है कि अगर तुम मुझे किल करना चाहते हो तो इस मैजिक से नहीं, तुम्हें तलवार लेके मेरा सर काटना होगा। एंड फिर सैरा को अपनी तरफ खींचता है एंड बोलता है कि तुम्हें हिचकिचाते देख मुझे काफी खुशी हुई। जिसको सुन के सैरा ब्लश करने लग जाती है एंड इसको देख के प्रीस्टेस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो खतरनाक सा अटैक करने लग जाती है, जिसमें वो हमारी धरती की भी पावर खींचने लग जाती है।
एंड ये देख के व्योर आगे बढ़ता है एंड बोलता है कि सैरा मुझे माफ करना, लेकिन अब इस औरत को कोई नहीं बचा सकता, एंड अपनी तलवार निकाल देता है। लेकिन इससे पहले वो अटैक करे हमारी जमीन से काले टेंटिकल्स आने लग जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, जिसमें सैरा बोलती है कि कैसे मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ, लेकिन व्योर उसको रोक लेता है एंड बोलता है कि इस औरत की गलती हो ना हो अब इसको बचाया नहीं जा सकता। हमारा ब्लाइट स्टार्ट हो चुका है जो कि हमारा फील्ड है, एंड वो फील्ड हमारे प्रीस्टेस को अपनी आंखों से देखता है एंड वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एपिसोड की शुरुआत में व्योर सैरा को बताती कि अब इस औरत को बचाया नहीं जा सकता, कैसे हमें इसको फील्ड के साथ ही किल करना होगा, इससे पहले ही अपनी इंसानियत को खो दें, जिसमें हमारे प्रीस्टेस बहुत ज्यादा तड़प रही होती है, चिल्ला रही होती है, एंड हमारे नाइट जब उसको बचाने जाते हैं तो हमारा फील्ड अपने टेंटिकल से उनको आराम से किल कर देता है। एंड फिर हमारे प्रीस्टेस की बैक स्टोरी दिखती है जिसमें उसके पेरेंट्स को हमारे लटका दिया जाता है एंड फिर वो हमारा चर्च ज्वाइन कर लेती है एंड इस मेमोरी को याद करके वो और भी ज्यादा तड़पने लग जाती है, जिसमें सैरा और सहन नहीं कर पाती है, उसको बचाने चल जाती है एंड कहती कि बारबेन इसको नहीं बचाना चाहते, लेकिन मैं अपने कंट्री के लोगों को बचाऊंगी। एंड फिर अपना विल पावर यूज करके हमारे टेंटिकल्स को काटने लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो फील्ड्स के चपटे में आ जाती हैं, जिसमें व्योर अपना थंडर वॉइस यूज करके हमारे फील्ड का कोर ओपन कर देता है एंड हमारी सैरा उसके चपटे से छूट जाती है, जिसको पकड़ लेता है एंड कहता है कि अगर तू इस औरत को इतना ही बचाना चाहती है तो हम तेरी हेल्प करेंगे। जिसमें पीछे बारबेरियन कहते कि हम आपके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, जिसमें वो उनको थैंक यू कहती हैं एंड फिर व्योर दोबारा अपना थंडर वॉइस यूज करता है, कोर को ओपन करता है, हमारे बारबेरियन टेंटिकल्स को काटते हैं एंड सैरा फील्ड के अंदर घुस के हमारी जो लड़की जैसी कोर रहती है उसको किल कर देती है, जो फील्ड हमारे टिमटिमाते तारे बन जाते हैं एंड हमारे स्प्रेड चीफ ये देख के बोलती कि ये कितना ब्यूटीफुल है एंड सैरा बोलती कि ये हम जीत गए, लेकिन तभी उसके ऊपर हमारे प्रीस्टेस गिर जाती है। अगले सीन में प्रीस्टेस मारियस कैदी बन चुकी होती है एंड बोलती कि हे भगवान मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड जब व्योर उसके सामने आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड बोलती कि कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले, एंड कैसे अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करते हो तो भगवान तुम्हें शराब देगा। जिसमें व्योर कहते कि सैरा मैं इससे बात नहीं कर सकता, तुम ही बात करो। एंड जब हमारी सैरा आगे बढ़ती है तो वो एम्बैरेस हो रही होती है क्योंकि उसको मार्शस को देख के अपनी याद आ जाती है एंड व्योर कहते कि ये अभी शर्माने का टाइम नहीं है। जिसके बाद सैरा अपना नाम एंड लंबा सा टाइटल देते हुए बताती कि व्योर मेरा दुश्मन नहीं है एंड कैसे तो हमें हेट भी नहीं करते एंड अगर तुम यहाँ कुछ टाइम रहोगे तो तुम भी समझ जाओगे एंड कैसे इन्होंने तुम्हारी जान भी बचाई है तो तुम्हें इनका आभारी होना चाहिए। जिसको सुन के मार्शस रोने लग जाती है एंड बोलती कि सैरा तुम चरित्रहीन बन चुके हो, पहले तुम कितने अच्छे नाइट थे लेकिन अब तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो जिसमें तुम्हारे पैर दिख रहे हैं, तुम्हारे गुब्बारे दिख रहे हैं एंड कैसे तुम सच में वाली स्लेव बन चुके हो। जिसमें सैरा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बोलती कि कैसे तुमने रॉयल नाम बदनाम कर दिया है एंड कैसे अगर प्रिंसेस विस्टेरिया यहाँ होती तो वो क्या कहती हैं। जिसको सुन के सैरा सैड हो जाती है, लेकिन व्योर कहते कि तुम्हें लगता है कि विस्टोरिया मर चुकी है एंड मार्शस कहती कि अपने जुबान से उसका नाम भी मत हो, तुम्हें पता है कि वो कौन है। एंड व्योर कहता है कि हाँ एंड अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिला भी सकता हूँ क्योंकि विस्टोरिया मेरी माँ है। एंड ये सुन के सैरा और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में मार्शस बोलती कि बारबेरियन हमसे पक्का झूठ बोल रहा है एंड सैरा बोलती कि मैं भी ऐसी ही सोचती अगर मुझे इनके कस्टम के बारे में नहीं पता रहता कि फीमेल नाइट को लाते हैं एंड उनसे शादी कर लेते हैं, जैसे हमारी नाले के साथ ही हुआ, या फिर मेरे को ये देख लो, लेकिन मैं नहीं करने वाली व्योर से शादी। जिसमें सेर्सी उसको टीज करती हैं कि वो आपको पसंद तो है, चुपचाप कर लो ना शादी। एंड फिर सैरा बताती कि 20 साल पहले जब मैंने अपनी माँ को खो दिया था तो विस्टोरिया मेरे लिए एक माँ बहन है, एक ऐसी इंसान थी जिसकी तरह मैं बनना चाहती थी। एंड तभी उसको एक खतरनाक सा हमारा विल पावर फील होता है एंड वो इंसान धप धप करके आ गया था एंड बोलते कि अच्छा तू है सैरा जिसकी बात मेरा बेटा कर रहा था। लेकिन फिर अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोलती कि सैरा मैंने तेरे को बहुत ज़्यादा याद करा, उससे गले मिल जाती है एंड फिर उसको पकड़ के कहती कि तू कितनी बड़ी हो गई है। तभी हमारा व्योर आ जाता है एंड बोलते कि मेरी वाइफ को ऐसे टीज मत करो, जिसमें वो बोलती कि तूने इसके साथ क्या क्या कर लिया। एंड व्योर कहता है कि कैसे, मैंने सिर्फ इसको भी शादी करने के लिए बोला है। जिसमें उसकी मम्मी हंसने लग जाती है एंड सैरा भी बोलती कि कैसे हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जिसमें हमारी मार्शियस हमारी विस्टर्शिया से पूछती है कि क्या वो हमारी सच में जिंदा है एंड वो कहती कि तुम मुझे झूठा झूठा मत मारो एंड वो कहती कि हम झूठे नहीं हैं, हम हिस्ट्री के रखवाले हैं। जिसमें वो कहती कि हाँ हिस्ट्री हमारे कूड़े के बराबर है एंड फिर हंसने लग जाती हैं। हम मार्शियस हमारी शॉक्ड। अगले सीन में हमारी पार्टी हो रही होती है क्योंकि हमारे सैरा एंड बारबेरियंस ने हमारे ट्रू ड्रैगन को किल करा है एंड उसके साथ साथ हमारे फील्ड को भी हराया है, इसलिए वो मीट को इधर उधर बांट रहे होते हैं, हमारी पूजा टाइम में भी कर रहे होते हैं। एंड सैरा ये सीन देख के बोलते हैं कि कैसे ही हमारे ड्रैगन का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं कर रहे हैं एंड इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। जिसके बाद वो मीट खा के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और फिर व्योर एक ऐसा मीट लाता है जिसपे सॉस लगा रहता है एंड उसको खा के वो और भी ज़्यादा मजे करने लग जाती हैं। और फिर हमारी विस्टर्शिया आती हैं एंड इसको एक दारू टाइप में देती हैं एंड बोलती है अगर तूने इसको पी दिया तो तुझे और भी ज़्यादा मजे आ जाएंगे। जिसको ले जाके वो दूर जाती हैं, एकदम से घटक जाती हैं एंड एकदम से टल्ली भी हो जाती हैं। जिसको देख के मार्शस बोलती कि हे सैरा आपके साथ क्या हो गया है एंड सेर्सी उसको बोलती कि तू भी खा लेना,
खाली पेट रहना बहुत दुख की बात है एंड कैसे मुझे चर्च पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प करी है। एंड फिर उसके मुंह में खाना डाल देती हैं, जिसको खा के मार्सियस फिर रोने लग जाते हैं एंड बोलती कि कैसे मेरे वजह से उन नाइट्स की जान चली गई एंड मैं अकेली बच गई। जिसमें सैरसी बोलती कि तुझे रिलीफ होनी चाहिए कि कम से कम तू तो बच गई। अगले सीन में विस्टर्सिया सैरा को बोलती कि तेरे एंगेजमेंट रिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। जिसमें सैरा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बोलती कि एंगेजमेंट रिंग हाथ की जगह गले में क्यों पहना रखे हैं। तो बोलती कि हाथ कट गया तो रिंग भी गया इसलिए। जिसके बाद हमारी बारबेरियन की हिस्ट्री बताती हैं कि जब हमारा ईस्ट वेस्ट पे अटैक करता है तो हमारे कुछ बंदी बना ले जाते हैं एंड वो बंदी जब हमारा टाका भिड़ा देते हैं तो उसी के बाद से हमारी शादी एंड मैरिज वाली चीज़ स्टार्ट हुई। एंड तुम्हें इसलिए आराम से हमारा एल्डोरेन खून यहाँ मिल जाएगा एंड तुम्हें व्योर से शादी करने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी ऑनेस्ट फीलिंग बताओ। जिसमें वो बोलती कि मैं अपने लोगों की खुशी चाहती हूँ एंड वो बोलती कि सैरा उनकी खुशी का तो ठीक है लेकिन तेरी खुशी का क्या। जिसमें सैरा शॉक्ड हो जाती है एंड ये देख के वो उसके पीठ थपथपाती है एंड बोलती कि टेंशन मत लें, जो तू खाना खा के इतनी खुश हो रही थी ना वो भी काफ़ी है। अगले सीन में सैरा इसी के बारे में सोच रही होती है कि हमारा व्योर उसके पीछे से आता है और उसको बताता है कि कल हमारा द ग्रेट क्लिनजिंग होने वाला है एंड तुम्हें हमारा एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सैरा अपने आप को पानी के अंदर पाती है, जहां वो कंफ्यूज रहती है कि उसको एक बड़ा सा फिश या ड्रैगन दिख जाता है जो उसको कहता है कि मुझे खुशी है मैंने तुम्हें चुना। जिसके बाद सैरा नींद से उठ जाती है एंड कहती है कि वो क्या था, लेकिन फिर स्प्रिट चीफ उसे अपना हाथ हटाने को कहती है इससे पहले उसका कचुमर बन जाए। अगले सीन में मार्शियस शॉक्ड हो जाती है एल स्प्रिट्स को देख के, जिसको वो सिर्फ फैंटेसी समझती थी, जो लोग आज द ग्रेट क्लिनजिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एंड क्योंकि मार्शियस इन सब का यकीन नहीं करना चाहती तो सैरसी उसको समझाती है कि अगर उसको लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही चीज होंगी जो वो चाहती है तो वो एक भ्रम में जी रही है। जिसको सुन के मार्शियस शॉक्ड हो जाती है एंड फिर सैरा एंड बाकी लोग वहां आ जाते हैं एंड कहते कि मार्शियस भी उनको द ग्रेट क्लिनजिंग में हेल्प करेगी। एंड जब व्योर उसका नाम पूछता है तो वो याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता। जिसमें व्योर बताता है कि यह हमारे ब्लाइट की वजह से हुआ है, मगर उससे ज्यादा ये एक चमत्कार की बात है कि इसकी जान बच गई। एंड फिर सैरसी उसको कहती है कि अच्छा ही होगा वो अपने रिलीजन के स्लेव वाले टाइम को भूल जाए। जिसको सुन के मार्शियस को गुस्सा आ जाता है एंड फिर उस सैरसी पे हमला बोल देती है एंड सैरा बोलते कि इनकी लड़ाई खतरनाक वाली नहीं है तो इनको फाइट करने देना ही सही होगा। जिसमें पहले सैरसी मार्शियस के ऊपर आ जाती है पर फिर मार्शियस अपनी पूरी जान लगा के सैरसी को अपने नीचे ले आती है एंड फिर उसका मुंह खींचते समय कहती है कि एक प्रीस्ट को हल्के में मत लेना। लेकिन फिर वो सैरा और को बताने वाली होती है सैरसी की चर्च से हेल्प लेने वाली बात कि सैरसी उसकी उंगली को काट लेती है एंड दूसरे ही पल उसको लॉक में लेके बेहोश कर देती है एंड अपना मैच जीत जाती है। जिसके बाद वेस्टर्सिया सैरा सैरसी एंड मार्शियस को नहाने को कहती है क्योंकि वो वैसे भी हमारे ग्रेट क्लिनजिंग के प्रिपरेशन में हेल्प नहीं कर सकते एंड कहती कि मैं खुद भी अपने नेफ्यू के घर आराम करने जा रही हूँ। अगले सीन में मार्शियस का उठने का वेट करते समय सैरसी सैरा को बताती है कि मैं भी एल्डोरेन से ही थी। जिसमें सैरा कहती कि मुझे लगा ही था, लेकिन वो हमारे आर्मर को उतारना पहनाना कैसे जानती है। जिसमें सैरसी उसको ये नहीं बताती एंड कहती कि अब मैं मास्टर व्योर की दासी हूँ जिसका अब एल्डोरेन से कोई भी नाता नहीं है एंड वैसे भी मुझे अब उस जगह की कोई यादें भी याद नहीं। जिसको सुन के सैरा उसके निर्णय को स्वीकार करती है। अगले सीन में मार्शियस दोबारा कंप्लेन करती है कि कुछ ही देर पहले हम लड़ रहे थे मगर अब हम इस बारबेरियन लड़की के साथ कहीं जा रहे हैं। जिसमें सैरसी उसको कहती कि तेरे से बदबू आ रही है। जिसको सुन के मार्शियस न बल्कि शॉक्ड होती है पर ठीक से सोचने पे याद करती कि उसने ट्रैवल करने के बाद से अभी तक नहीं नहाया एंड फिर एम्बैरेस होने लग जाती है। जिसमें फिर सैरा को उसको दिलासा देना पड़ता है। अगले सीन में नहाते समय सैरसी बताती है कि हमें ड्रैगन से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये व्योर समा की टेरिटरी है। जिसको सुन मार्शियस रोते हुए घर जाने की बात करती है एंड सैरा उसको बताती हैं कि कैसे वो अभी घर नहीं जाना चाहती एंड फिर अपनी तलवार से मछलियां पकड़ के उनको पका के खाने लग जाते हैं। अगले सीन में द ग्रेट क्लिनजिंग की परेड सैरा ने कैसे ब्लाइट को इतनी जल्दी हराने में मदद करी उसकी बातें कर रहे होते हैं। जिसमें व्योर सैरा को टीज करते हुए बताता है कि जब उसके सर पे मार्शियस गिर गए थे उसके बाद हमने ही उसके चर्चे हर जगह फैलाए। जिसमें सैरा मार्शियस वाली बात को सुन के एम्बैरेस हो जाती है पर फिर बोलती कि तुम बहुत थक गए होंगे। लेकिन व्योर बताता है कि ग्रेट स्प्रिट को थकान नहीं लगती एंड कैसे वो सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में अंतर बता सकते हैं। जिसके तुरंत बाद सैरा मार्शियस को उनके सामने एक पूरी सफेद जगह दिखती है, वो जगह जहां सैरा ने पहली बार ब्लाइट से फाइट करा था। जिसके बाद व्योर बताता है कि कैसे नेचर के अर्थ विंड एक्सेट्रा के जब विल को उनसे छीन लिया जाता है तो वो हर चीज की तरह ध्वस्त हो जाती हैं और ऐसा मुझे एल्फ चीफ रॉथ ने बताया एंड फिर उसको मार्शियस की जादुई किताब दे देता है। जिसको देख मार्शियस उसको छीनने आ रही थी
कि सेल्सी उसको हेडलॉक में ले लेती है। एंड किताब पढ़ के रॉथ उसकी विशेषताएं बताता है कि कैसे उससे फायर मैजिक कर सकते हैं। एंड फिर सफेद मैदान की तरफ जाके साफ मौसम देख बोलता है कि रिचुअल को स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती हैं। एंड हमारे 5 कॉर्नर में फायर, वाटर, विंड, अर्थ एंड फाइनली आखिरी कॉर्नर में व्योर चला जाता है, जिसको दूर से सैरा देख रही होती हैं। एंड फिर रॉथ जादुई शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे सारे तत्व एंड व्योर की शक्तियों को बढ़ा देता है। एंड फाइनली व्योर अपने तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जो हर तरफ सारी इकट्ठा शक्ति को फेंक सफेद जमीन को दोबारा मिट्टी बना देता है। एंड ये देख सैरा के आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। अगले सीन में सैरा एंड बाकी लोग पेड़ों के पौधे लगा रहे होते हैं। एंड सैरा व्योर को बताती है कि रिचुअल काफी नॉर्मल सा महसूस हुआ, जिसमें वो कहता है कि बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये नहीं करें तो ये जंगल हमेशा के लिए मिट जाएगा, जो हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। एंड ऐसे करने से हम ब्लाइट को भी आने से रोक सकते हैं। पर तभी रॉथ उनके बीच में आ जाता है एंड बताते कि ये ब्लाइट तो हमारे मालिशियस के मैजिक यूज करने से हुआ। एंड फिर मालिशियस की तरफ देख के कहते हैं कि वो खुशनसीब है जो उसने सिर्फ अपनी यादें खोई, जान नहीं। एंड ऐसे लोगों को क्लेंस्ड कहते हैं। एंड फिर सेर्सी मालशियस के पास जाके उसको कहती है कि उसका नाम मालशियस एक ऑर्डर ऑफ मालशियस अबे के नीचे वाले ऑर्फनेज के बच्चों को दिया जाता है। एंड मैं पूरी शिद्दत से चाहती हूँ कि तू वो यादों को कभी याद न कर पाए। एंड मालशियस को वहीं छोड़ के चले जाती है। एंड अगले सीन में सैरा व्योर को बताती है कि वो अब ब्लाइट के खौफ को अपने आंखों से देख समझ गई कि बारबेरियन किसके लिए फाइट करते हैं एंड वो क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं। एंड फिर एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सैरा एंड वेस्टर्शिया एक दूसरे के साथ तलवारबाजी कर रहे होते हैं, जिसको देख के मालशियस को लगता है कि सैरा वेस्टर्शिया को बराबर की टक्कर दे रही है। पर सेल्सी बताती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारी किल करने वाली फाइट नहीं है, एंड दूसरा वेस्टर्शिया को हमारे 2 तलवार से फाइट करने की आदत है, एक से नहीं। पर जब वेस्टर्शिया खुद सैरा की ताकत देखती है तो वो 2 तलवार इस्तेमाल करने लग जाती हैं, मगर सैरा उसका मुकाबला करते हुए एक तलवार को दूर फेंक देती है, जिसके बाद वेस्टर्शिया सैरा की आंखों में धूल झोंक के उसको हरा देती है एंड कहती कि वो सच में एक स्ट्रॉन्ग नाइट बन चुकी है। जिसमें सैरा पूछते हैं कि उन्होंने मेरे आंखों में धूल क्यों झोंकी, तो वेस्टर्शिया उसको समझाती है कि हम यहाँ ड्रैगन से फाइट करते हैं, जिनसे अगर धूल की टेंशन ली तो वो टेंशन लेने के लायक नहीं रहेगी। जिससे सैरा को एहसास होता है कि यही तो हमारी सेंट वेस्टर्शिया की असली पर्सनैलिटी है, कि कैसे उन्होंने एक बार नादान लड़की बनकर गुंडों से कैद हो गई ताकि वो उनका नामो निशान मिटा सके। पर फिर वेस्टर्शिया देखते कि सैरा ने जो गले में रिंग पहना है शादी की, उसमें धूल लग गई है, तो वो उसको धोने को कहती हैं, जिसमें सैरा सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या इसको निकाला भी जा सकता है। एंड वो बताती कि हाँ, नॉर्मल तरीके से नहीं, पर अगर वो थोड़ी विल एंड चाह रखें तो वो निकल जाएगा। जिसके बाद वो सचमुच निकल जाता है एंड वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। एंड अगले सीन में उसको धोके वो ब्लश करने लग जाती हैं कि वो उसकी शादी की रिंग है, पर जब वो उसको दोबारा लगाने की कोशिश करती हैं तो वो लगता ही नहीं है। एंड जब वो वेस्टर्शिया को ये बताती हैं तो वो सैरा को एक रिचुअल के बारे में बताती हैं कि अगर उसको दोबारा ये शादी की रिंग पहननी है तो उसको व्योर के कान में फुसफुसाना होगा एक सेक्सी वॉइस में, जिसमें वो कहती कि क्या सच में ऐसा करना जरूरी है। एंड वो कहती कि हाँ, सारे रिचुअल ऐसी तो अटपटे होते हैं। पर फिर सैरा ब्लश करने लग जाती है जब उसको एहसास होता है कि उसको ऐसा हमारे व्योर के साथ करना पड़ेगा। एंड वेस्टर से पूछते हैं कि क्या वो ऐसा नहीं कर पाएगी, जिसमें सैरा थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर कहती कि नहीं, मैं ऐसा करूंगी। एंड फिर एक बेसन लेके चले जाती हैं। एंड दूसरी तरफ सैरा पूछती है कि ऐसा करना तो जरूरी नहीं है, पर वेस्टर से उसको समझाती है क्योंकि हम व्योर एंड सैरा की बात कर रहे हैं तो हमें उनको साथ में लाने के लिए इतना तो करना ही होगा। एंड कैसे मैं अपने नाती नतनियों को भी देखना चाहती हूँ। अब नदी किनारे सैरा अपने आप पे पानी डालकर रिचुअल की शुरुआत करती है, जिसके बाद उसे चुपके से व्योर पे भी पानी डालना है, मगर क्योंकि व्योर उसको देख लेता है तो उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सैरा सेर्सी से व्योर कब एंड कहाँ अकेला होगा पूछ के रिचुअल को कंप्लीट करना चाहती है। जिसमें सेर्सी कुछ टाइम पहले की बात को याद करती है जब वेस्टर्सिया व्योर से उसके एंड सैरा का लव कैसे चल रहा है पूछती है, क्योंकि अगर वो सच में सैरा को चाहता है तो उसको दिखाना भी चाहिए, इसलिए उसे सैरा को एक गिफ्ट देना चाहिए। जिसमें व्योर पूछता है कि मम्मी कौन सा गिफ्ट दूं, तो वो बताती है कि सैरा को कुछ अच्छा सा खाना बना के खिला देना जिसका स्वाद उसने अभी तक नहीं चखा है, एंड कैसे नज़दीक में ही ढूंढना जहां लोग कम हो ताकि वो सैरा के साथ ये कर सके वो कर सके। जिसको याद करके सेर्सी सैरा को उसकी लोकेशन बता देती हैं एंड ये सुन के सैरा खुश हो जाती हैं कि वहाँ तो मैं रिचुअल को पूरा कर ही दूंगी। एंड फिर मालशियस जो हमारे कपड़े धो रही होती हैं उसके सामने से गुजरती हैं कि मैं एक खतरनाक लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। एंड जब व्योर सैरा के लिए कुछ ढूंढ ही रहा होता
है तो वो सैरा को महसूस कर लेता है एंड पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो बताती है कि मुझे रिचुअल के बीच में नहीं दिखना है एंड फिर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उस हार के बाद भी वो हार नहीं मानती एंड व्योर का पीछा करती रहती है, जब वो फिशिंग कर रहा होता है या फिर जब वो हंटिंग कर रहा होता है। लेकिन हर बार व्योर उसको सेंस कर लेता है एंड फिर उसको वहाँ से भागना पड़ता है। इसलिए सैरा नदी किनारे अपनी हार की निराशा जता रही होती है, पर फिर भी सैरा हार नहीं मानती क्योंकि उसने वेस्टर्शिया को अपना वचन दिया है कि वो इस रिचुअल को पूरा करके रहेगी। अगले सीन में जब व्योर अपनी दाढ़ी को चेक कर रहा होता है तो वो सेर्सी को बताता है कि शायद उसने बिना जाने सैरा को दुख पहुंचाया है, जिसको सुन सेर्सी पूरी हिल जाती है एंड उसको नहीं बताती क्योंकि वेस्टर्शिया ने उसको बताने से मना करा है। इसलिए वो पूछती है कि ऐसा क्या हो गया। तो वो बताते कि कैसे जब हम सैरा को यहाँ लाए थे तो मैंने उसको बिना पूछे उसके गले में शादी की रिंग पहना दी थी एंड मेरे उसके बताने से पहले ही मेरी माँ ने उसको शादी के रिंग के बारे में बता दिया था, तो शायद वो उसके वजह से मुझसे दूर रहना चाहती है एंड मुझे खुशी थी कि उसने रिंग को अभी तक पहना है, पर शायद मेरे उसको नहीं बताने से वो मुझसे निराश हो गई है। सेर्सी कहती कि सैरा ऐसी इंसान है नहीं जो आप कितने मेहनत करने के बाद भी आपसे निराश रहे एंड व्योर को सहानुभूति देती हैं। इसलिए वो सैरा से मिलके दोबारा उसको अपना प्यार जताना चाहता है। अगले सीन में सैरा मालचिस की मदद मांगती है जो उससे थोड़ी डर रही होती है। सैरा उसको कहती है कि मुझे इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए है, जिसको सुन मालचिस सोचती है कि फाइनली सैरा बारबेरियन से तंग आके वापस घर भागना चाहती है। इसलिए वो सैरा की मदद करने के लिए एकदम से हाँ कर देती है, जिसके तुरंत बाद सैरा अपने कपड़े उतारने लग जाती है। अगले सीन में व्योर सैरा को घर से भागते हुए देखता है, जिसके पीछे वो भाग जाता है, मगर जब वो उसको पकड़ के देखता है तो वो मालचिस होती है, जिसके तुरंत बाद उसके ऊपर पानी गिर जाता है एंड सैरा उसके ऊपर कूद जाती है। जिस टाइम में वो जब व्योर का हैंडसम चेहरा देखती है तो वो थोड़ी देर के लिए मनमोहित हो जाती है, मगर उसको साइड रख के वे व्योर के कानों में सेक्सी आवाज में कहती है, मैं कौन हूँ। एंड व्योर को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों पूछ रही है, पर फिर भी वो उसका नाम लेता है, जिसको सुन के वो खुश जाती है एंड अपने रिंग को गले में लगाती है, लेकिन वो लगता ही नहीं है। एंड फिर व्योर उससे पूछता है कि चल क्या रहा है। तो फिर वो बताती हैं कि वेस्टर्शिया ने मुझे एक रिचुअल बताया था रिंग को गले में लगाने के लिए, जिसको सुन वो कहता है कि ये सब बकवास है एंड सैरा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद व्योर अपनी माँ को कहता है कि वो सैरा को ऐसे टीज न करें, पर वो उस बात को साइड रख के सेर्सी का बनाए खाना खाने को कहती हैं एंड सेर्सी बताती है कि वेस्टर्शिया को महान समझने की वजह से सैरा आसानी से बेवकूफ़ बन गई एंड सैरा भी सहमत होती है। इसलिए वो व्योर को तंग करने के लिए उससे सॉरी कहती है, जिसमें व्योर कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसको अकेले में बाहर बुलाता है एंड फिर एक पुल के ऊपर वो उसकी रिंग मांगता है एंड बताता है कि सिर्फ एक वचन से ही ये रिंग पहनी जा सकती है, क्या मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ। जिसमें वो ब्लश करने लग जाती है एंड फिर हाँ कर देती है, जिसको सुन के व्योर खुश हो जाता है एंड जादुई मंत्र पढ़ के उसको सैरा के गले में पहना देता है कि मैं एक बंधन बनाना चाहता हूँ मेरे एंड सैरा के बीच, कि जब तक मैं सैरा के दिल में हूँ, कि जब तक मेरा जीवन का अंत नहीं आ जाता, हमारा रिश्ता हमेशा बरकरार रहे। जिसको सुन के सैरा ब्लश करते हुए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है एंड दूर घर में मालचिस ये देख के पूरी सफ़ेद हो जाती है। इसलिए सेर्सी मालचिस को सर में पैट करती है। एपिसोड की शुरुआत में मालचिस चिंता में पड़ जाती है जब वो सैरा को बारबेरियंस के साथ मिलता जुलता देखती है एंड फिर उससे पूछ लेती है कि क्या सैरा ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी शादी की रिंग को लेकर, जब वो एक दिन एल्डोरन वापस जाने का सोच रही है। जिसको सुन सैरा के पसीने छूटने लग जाते हैं एंड मालचिस कहती है कि उसको अब सेंट विस्टर्शिया की बात को सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब बारबेरियन चीफ की पत्नी है। जिसमें सैरा उसको कहती है कि उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी नोबल ड्यूटी को नहीं भूलेगी एंड कैसे मैं अपनी खुद की खुशी के बारे में भी सोच रही हूँ, मगर जब मैंने सोचा भी तो मैं अपने नाइट लाइफ के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाई एंड फिर रोने सी लग जाती है। एंड सैरा को ऐसी नाजुक हालात में देख मालचिस को यकीन नहीं आता कि ये वही सैरा है जिसको नाइट्स के भी नाइट्स कहा जाता था। एंड सैरा कहती कि मैं वैसी इसलिए थी क्योंकि मेरा दिमाग वार वगैरह से भरा हुआ था, जहां मैं अपने नोबल होने का कर्तव्य निभाना चाहती थी। पर जब मैं यहाँ आई, यहाँ के लोगों को देखा वो कैसे रहते हैं एंड जो मेरे उनके खिलाफ 7 साल लड़ाई करने के बाद भी मुझे दोष नहीं देते, जिनके लिए मुझे गिल्टी फील होता है कि क्या हमारा अपने होमलैंड के लिए 7 साल फाइट करना सब व्यर्थ था। एंड दोनों में से एक को चुन के मैं किसी एक को त्यागना नहीं चाहती। एंड तभी सेर्सी वहां आ जाती है जो कहती कि उसको सैरा की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कैसे वो अपने गिल्ट या देश के प्रतिज्ञा की बात कर रही है,
लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने गले में शादी की रिंग पहनी है जो वो कभी भी निकाल सकती है, इसलिए उसको ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। पर तभी उसके पेट से आवाज़ आती है एंड सेर्सी ब्लश करते हुए उनको टेंशन को छोड़ खाना खाना ज़्यादा जरूरी है कहती है। अगले सीन में सैरा खाना खाते समय सोचती है कि कैसे बारबेरियन की ज़मीन में बहुत खाना, पानी एंड खतरनाक ड्रैगन जिनको किल करके 100 लोगों का पेट भरा जा सकता है। घने जंगल एंड उबड़ खाबड़ पहाड़ जहाँ खेती नहीं करी जा सकती, इसलिए बिना खेती करे जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड 700 सालों से हम हर दशक उन पर अटैक कर रहे हैं एंड उनकी ज़मीन को जब्त कर रहे हैं जो ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए थी, पर क्या हम उसका बहुत जल्दी इस्तेमाल करके उसको बंजर जमीन बना दे रहे हैं। एंड वी और सैरा को जो सोचते सोचते बहुत ज्यादा खारी होती है उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी दिन में जो बात हुई थी उसके बारे में सोच रही हैं, जिसमें वो कहती कि नहीं, मैं एक्सपीडिशन के महत्व के बारे में सोच रही थी कि तुम्हारे जमीन को अपने लोगों के लिए छीनना अब सोचने पे मुझे लगता है कि वो सही नहीं था। एंड सोचते कि क्या मेरे ऐसे कहने से मैं अपने शहीदों का अपमान कर रही हूँ। अगले सीन में व्योर एंड सैरा आसमान में चांद सितारे देखते हुए कहते हैं कि वो कितने ब्यूटीफुल हैं, जिसके बाद सैरा कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी खुद की खुशी ढूंढनी चाहिए या फिर अपने देश के लोगों के लिए वापस जाना चाहिए। जिसमें व्योर बताता है कि मैं खुद ड्रीम्स एंड आइडियल्स के बारे में सोचता हूँ एंड स्पिरिट चीफ के अनुसार एक स्ट्रॉन्ग विश होने से कोई भी चीज सच हो सकती है एंड तुम खुद अपनी इमेजिनेशन को यूज करके तय कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन जब सैरा इमेजिन करती है कि वो वापस जाके अपने लोगों की हेल्प करेगी, उसको ये भी ख्याल आता है कि कहीं वो उसको हमेशा के लिए जेल में बंद न कर दें। जिसके बाद वो सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं अपनी ड्यूटी को छोड़ के व्योर के साथ ही रहना चाहूंगी, जो एक अच्छा आदमी भी है एंड मेरे जितना अच्छा शॉर्ट फाइट भी कर लेता है, पर शायद बड़े होके मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एंड फिर हमारा शायद एक बच्चा भी होगा। एंड वो सोच के वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, पर फिर अपना सर पकड़ लेती है कि क्या कर रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसको सुन व्योर कहता है कि तुम्हें ऐसे परेशान देख मुझे खुशी है कि तुम मुझे एकदम से छोड़ने का नहीं सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स तुम्हारे पुराने लाइफ्स के बराबर होंगी। जिसको सुन सैरा ब्लश करती है एंड फिर कहता है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है सॉल्व करने के लिए, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ, पर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने नज़रिए को बढ़ाना होगा, इसलिए तुम्हें एक जर्नी में जाना चाहिए। अगला सीन एल्डोरन में सैरा का भाई जो काम कर रहा होता है उसको न्यूज़ मिलती है कि सैरा को वॉर में डिफीट मिली है एंड शायद बारबेरियन उसको अपना बंदी बना के अपने साथ ले गए हैं। जिसमें सैरा का भाई कहता है कि सैरा तुमने अपनी जान के बदले में और नाइट्स की जान बचाई, पर क्या फायदा जब वो दूसरे एक्सपेडिशन में किल हो जाएंगे। अगले सीन में सैरा सोचती है कि वो अपनी जर्नी के लिए कहाँ जाएगी, एल्स के कैपिटल या फिर फेरीज के पैराडाइज में, शायद ड्रायर्स के वहाँ या फिर ड्वार्फ्स के अंडरग्राउंड किंगडम में। एंड ऐसी फैंटेसीज को इमेजिन करके खुश हो रही होती है, पर फिर व्योर उसको अचानक से बुला के डरा देता है एंड फिर बताता है कि ड्वार्फ उसी तरह से रहते हैं जिस तरीके से वो इमेजिन कर रही है और उनकी सबसे बढ़िया बात है कि वहाँ हमारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। जिसको सुन सैरा कोई रिएक्शन नहीं देती क्योंकि उसको हॉट स्प्रिंग्स के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए व्योर समझाता है कि हॉट स्प्रिंग्स हमारे नेचुरल हॉट बात होते हैं। जिसको सुन सैरा हंस के उसका यकीन नहीं करती, लेकिन व्योर बताता है कि वो धरती की गर्मी की वजह से ऐसा होता है एंड अब सैरा बहुत शॉक्ड एंड सरप्राइज होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गलत है। जिसके रिएक्शन को देख सैरसी बताती है कि कैसे वो भी काफी शॉक्ड हुई थी क्योंकि एल्डरन में तो वो ठंडे पानी से नहाती थी सर्दियों में भी, एंड कैसे वेस्ट ने जो जमीन जब्त करी है वो इतनी अच्छी नहीं है जो हमारे फेरीज एंड ड्रैगन्स के वहाँ ना होने से साबित होता है। जिसपे मार्शस सवाल करती हैं कि क्या बारबेरियंस को फर्क नहीं पड़ता ड्रैगन से। सैरसी बताती कि कैसे वो उनके जीने का सहारा है एंड जो बारबेरियंस किल नहीं कर सकता वो खुद किल हो जाता है एंड ऐसा पूरे के पूरे गांव को भी हो सकता है। वेस्ट में टैक्स भर के भुखमरी से मरो या फिर खाना हो मगर बिना किसी तगड़े इंसान के ड्रैगन का खाना बन जाओ एंड मरना ही है तो मैं भूखे पेट मरने से अच्छा एक ड्रैगन का शिकार बनना पसंद करूंगी। जिसको सुन मार्शस के होश उड़ जाते हैं एंड कहती कि तुम्हारे खाने के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, लेकिन सैरसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ व्योर सैरा को बताता है कि ड्वार्फ्स उसके लिए एक मिथ्रिल का हेलमेट बना रहे हैं एंड बदले में व्योर ने ड्वार्फ्स को सैरा का किल किया हुआ ड्रैगन दिया एंड सैरा ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड जिसके तुरंत बाद व्योर अपने थंडर वॉइस का इस्तेमाल करके स्पिरिट चीफ को बुलाता है, जिसके प्रकट होने के बाद व्योर उसको एक मैसेज डिलीवर करने को देता है। जिसके बाद व्योर बताता है कि स्पिरिट्स हमारे हर जगह होते हैं एंड उनको आप विल पावर की मदद से बुला सकते हो, लेकिन अब सिर्फ मैं और मेरे पापा ही ये कर सकते हैं। एंड फिर सैरा पूछती है कि क्या वो नेगोशिएशंस भी करता है एक लीडर होने के नाते, एंड वो बताता कि हाँ, एंड उसके साथ बहुत सारे अलग ड्यूटीज भी ताकि सब लोग खुश रह सकें। पर व्योर जितना कर सकता है उतना ही करना चाहता है,
जो हर कोई करता है, अपनी जिंदगी को जीना। जिसको सुन सैरा कहती है कि ये उसका रॉयल ब्लड कह रहा है। एंड व्योर कहता है कि क्या वो दोबारा मेरे प्यार में पड़ गई। एंड वो कहती कि दोबारा का क्या मतलब है तुम्हारा। जिसको सुन व्योर हंसने लग जाता है। एंड तभी स्पिरिट चीफ वापस आ जाती है एंड व्योर के मैसेज का उसको जवाब दे देती है। जिसको सुन व्योर सैरा को कहता है कि उसकी जर्नी पक्की हो गई है। जिसको सुन सैरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगला सीन दूसरे दिन सैरा अपने आर्मर को पहन तैयार रहती है क्योंकि व्योर ने बताया कि इंसानों के एरिया से बाहर जाते ही ड्रैगन्स मिल सकते हैं, इसलिए हमें किसी भी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। पर क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन बहुत दूर है जहां वो एक दिन में नहीं पहुंच सकते, तो फिर व्योर एक सीक्रेट ट्रिक यूज करता है जिसमें वो अपनी खून की मदद से एक मंत्रा के साथ अपने पूर्वजों की श्रद्धा को एक ड्रैगन के स्पिरिट फॉर्म में तब्दील कर देता है, जो सैरा एंड बाकी सभी को अपने पीठ पर बैठाकर उड़ान भर लेता है। जिसको देख के सैरा बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है एंड सेर्सी उनको टीज करती है कि वो एक नए पति पत्नी जैसे हैं, जिसमें सैरा ब्लश करने लगती है पर एक पत्नी जैसे दिखने के लिए मना नहीं करती। मगर तभी उनपे एक अटैक हो जाता है जो किया रहता है एक ट्रू ड्रैगन ने, एक फायर ड्रैगन ने, द गोरेन नायरी ने। एपिसोड की शुरुआत में ट्रू ड्रैगन द गोरेन नायरी सैरा और पे फायर ब्रेथ के हमले करता है एंड अटैक से बचते हुए व्योर बताता है कि इस ड्रैगन से लड़ने के लिए हम पे बारबेरियंस का ग्रुप भी नहीं है एंड अगर हम लड़ना भी चाहें तो मैं और तुम तो बच जाएंगे, मगर मार्शियस एंड सेर्सी का पता नहीं। एंड जब वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आसमान में लड़ना तो मौत को बुलावा देने के बराबर है एंड कैसे इस ड्रैगन को तो उन पे हमला करना भी नहीं चाहिए था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी दो ड्रैगन पर गोलियां बरसने लग जाती हैं जो उसको चोट तो नहीं पहुंचा सकती पर डिस्ट्रैक्ट कर देगी। एंड उसी के बीच सैरा लोग ड्रैगन से उतरकर जमीन में ड्वार्फ से मिल जाते हैं जो तुरंत उनको अंडरग्राउंड का रास्ता दिखाने के बाद ड्रैगन पे स्टन बम फेंक देते हैं एंड ड्रैगन बदले में गुफा के अंदर अपना फायर अटैक कर देता है। लेकिन व्योर सैरा को अपने बढ़िया से आर्मर के अंदर बचा लेता है, जिनको गोरन अपने खतरनाक आंखों से देखने के बाद वहां से चला जाता है। जिसके बाद व्योर सैरा एक दूसरे के हालात पूछते हैं पर दोनों को ऐसी कुछ चोटें लगी रहती एंड सैरा को सेफ देख मार्शियस उसे गले लगा लेती है एंड फिर गुफा के अंदर जाते हुए ड्वार्फ्स बताते हैं कि वो काफी शॉक्ड हो गए थे जब उनको ड्रैगन वहां आया है पता चला, क्योंकि वो ऐसे अटैक नहीं करते, पर किसको पता कि ड्रैगन्स के दिमाग में क्या चल रहा है। एंड फाइनली वो ड्वार्फ सिटी फर्नेस रेज पहुंच जाते हैं जहां हर जगह लोहे के बने फैक्ट्रीज जैसी बिल्डिंग्स होती हैं एंड ये देख सैरा एंड मार्शस के होश उड़ जाते हैं, जिसपे सैरा के तारीफ करने पे ड्वार्फ्स बहुत खुश हो जाते हैं। फिर फाइनली सैरा उनके साथ अच्छे से हाय हेलो करती है, लेकिन उसके बाद भी वो उनके बीच अंतर नहीं बता पाती। अगला सीन सीढ़ियों से नीचे जाते समय व्योर सैरा को बताता है कि जो उसको अजीब सी स्मेल आ रही है वो सल्फर की है। फिर ड्वार्फ के माँ के उनको फाइनली हॉट स्प्रिंग का झरना दिखाती है, जिसको देख मार्शियंस और सैरा को यकीन नहीं आता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। एंड फिर किमा की उनको नहाने के लिए ले जाती है, जिसमें व्योर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। एंड सेर्सी हमारी सैरा को टीज करती है, क्या वो व्योर के साथ अकेले नहाना चाहती है। सैरी कहती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। एंड फिर चेंजिंग रूम में मार्शियस देखती है कि वहाँ भी हर चीज लोहे का ही बना है, तो किमा की बताती है कि यहाँ लकड़ी लाने से अच्छा तो लोहे से ही बना लो। एंड फिर सेर्सी मार्शियस सैरा के आर्मर को उतारने में हेल्प करती है, जिसको देख किमा की हाफने लग जाता है। एंड सैरा को अपनी टेंशन हो जाती है, तो वो किमाकी को लड़कों के वहां जाने को कहती है, जिसमें किमाकी अपना मास्क उतार के अपना चेहरा दिखाता है, मगर तभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर वो अपना उनको सीना दिखाता है, जिसमें वो शॉक्ड हो जाते हैं कि किमाकी हमारी एक लड़की है जो हमारी 55 साल की है। एंड बताती कि हम सब के बड़े मूछे होना जरूरी नहीं है, पर शायद हमारे मूछे वाली बात हमारे स्कार्फ के वजह से फैली होगी। जिसको देख के सेर्सी हंसने लग जाती है, क्योंकि काफी टाइम बाद उसने सैरा का ऐसा रिएक्शन देखा। एंड फिर किमाकी बताती है कि वो सैरा को नहीं उसके आर्मर को देख रही थी एंड वो चाहती है कि वो उसके आर्मर के साथ ये करे वो करे, मतलब मेंटेनेंस, जिसमें सैरा उसको हाँ कर देती है। एंड किमाकी शर्माने लग जाती है कि वो इतनी अच्छी चीज के साथ काम कर सकती है एंड कैसे वो बहुत पैशनेट होते हैं किसी भी प्रकार के क्राफ्टमैनशिप को लेके एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि हम सभी चीजों के बारे में सीख सके। एंड अगर कोई हमें ऐसा मौका देता है तो हम उसके बहुत आभारी हैं। जिसके तुरंत बाद कुछ ड्वार्फ सैरा का आर्मर अपने चपेटे में ले लेते हैं। अगले सीन में सैरा एंड मार्शियस अपने सामने हॉट स्प्रिंग को देख उसको एडमायर करते हैं, जिन्हें किमाकी बताती है कि ये धुआं हमारे सल्फर के वजह से है, जो एक्चुअली में हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये पानी हमारे 2000 साल से बह रहा है। फिर वो अपने आप को धो के पानी में चले जाते हैं, जहाँ सेर्सी बताते हैं कि
कि वो आखिरी बार वेस्टर्से के साथ यहाँ आई थी, जो एको ड्रैगन भी यूज कर सकती हैं, एक ड्रैगन को हरा के एंड स्पिरिट्स को अपना बल दिखा के, जिसको सुन सैरा एक्साइटेड हो जाती है कि मुझे भी करना है। लेकिन सेर्सी एंड मार्सी उसको रोक लेते हैं क्योंकि उसको करना बहुत खतरनाक है। फिर सैरा की नजर ऊपर टिमटिमाते पत्थरों पे पड़ती है, जो कि माँ की बताती है कि ये मिथ्रिल है, जो ज्वालामुखी के विल पावर से चमक रही है, जिसको सुन सैरा शॉक्ड हो जाती है। एंड फिर वो सैरा को कहती है कि वो भी उस दूर रखे मिथ्रिल के पत्थर को अपने विल पावर से चमका सकती है। इसलिए सैरा तुरंत आगे बढ़ती है एंड उस पत्थर पे अपनी विल पावर यूज करने लगती है, जिसके तुरंत बाद वो पत्थर चमकने लगता है एंड सैरा को एक अलग सी फीलिंग महसूस होने लगती है, जैसे कोई उदासी जो उसको अभी रुला दे। एंड फिर अचानक से पीछे हट के कहती है कि वो क्या था, जिसके बाद वो उसी पत्थर के ऊपर पैर फैला के बैठ जाती है। एंड फिर व्योर की आवाज सुनती है, जो अगले ही पल उसके सामने होता है एंड सैरा की पूरी पिक्चर मूवी सब देख लेता है, जिसमें सैरा बहुत शॉक्ड हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है कि सिर्फ चेंजिंग रूम अलग है, नहाने की जगह नहीं। एंड मार्शस को ये देख बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन सेर्सी उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि वो ऐसे मूवमेंट्स की मदद से व्योर एंड सैरा को क्लोज लाना चाहती है। जहाँ सैरा अपना सर पकड़ के बैठी थी कि वो व्योर का पहले से भी बड़ा ड्रैगन देख लेती है एंड बहुत ब्लश करने लगती है। अब मार्शस से और नहीं सहा जाता एंड वो व्योर पे हमला बोल देती है। अगले सीन में व्योर एंड सैरा एक साथ बेंच में बैठे होते हैं एंड सैरा अभी भी ब्लश कर रही होती है एंड व्योर बातें करके मूड को हल्का करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मार्शस ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश पड़ी होती है। अगले सीन में तोरी गेट से जाते समय सैरा व्योर के गले में चोट की निशानी देखती है, जो उसको सैरा को बचाते समय लगी थी, इसलिए सैरा उसको इम्प्रेसिव कहती है एंड वो ब्लश करने लगता है। अब ड्वार्फ सैरा होर को अपने विलेज के डिशेस खिलाते हैं, जिनको देख सैरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड किमा की उनको और डिटेल्स में डिशेस क्यों, कैसे एंड किससे बने हैं वो सब बताती है। व्योर फिर सैरा से ड्वार्फ उनके देश की स्टोरी में कौन सी दारू पीते हैं पूछता है एंड सैरा के नाम लेते ही उसको ड्वार्फ फायर वाइन पकड़ा देते हैं, जिसकी एक घूंट लेते ही उसको मसालेदार मजे आ जाते हैं एंड फिर बिना जाने वो व्योर के हाथों से खाना खाने लग जाती है, जो उसको और भी ज्यादा मजे दिला देता है। एंड फिर वो व्योर की मदद से और भी खाना खाने लगती है एंड सेर्सी बताती है कि ये हमारे उस एक्सीडेंट की वजह से मुमकिन हो पाया है। लेकिन मार्शस तो ये देख दोबारा बेहोश हो जाती है एंड फिर अपना पूरा पेट भर के सैरा लोग हिमांकी को अच्छा खाने के लिए थैंक्स कहते हैं। मगर अब फाइनली टाइम आ गया है सैरा का हेलमेट लेने का। एपिसोड की शुरुआत में सैरा एक बड़ी सी फैक्ट्री को देख चौंक जाती है, जो कि माँ की बताती है कि उनकी जान एंड शान है, जहाँ वो सब धातुओं पे काम वाम करते हैं। एंड आगे बढ़ते ही सैरा एंड मार्शस एक जॉइंट आर्मर को देखते हैं, जिसको देख वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सारा व्योर से पूछती है कि ड्वार्फ्स लोग अच्छे जरूर हैं, लेकिन क्या उसको डर नहीं लगता उनकी बढ़ती टेक्नोलॉजी को देख के, जिसका इस्तेमाल वो लड़ाइयों में कर सकते हैं। व्योर बताते कि बिल्कुल नहीं, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़ना ही नहीं चाहते, जो उसको ड्वार्फ एल्डर से मिलके पता चल ही जाएगा। अगला सीन ड्वार्फ एल्डर बालहाथ के रूम में, जहाँ वो सैरा लोग को अपना दुख जताता है ड्रैगन के अचानक से हमला करने का एंड किमा के अपने दादाजी से गले लग जाती है। फिर सैरा एल्डर के साथ हाय हेलो करती हैं, जो कहते हैं कि मेरे अप्रेंटिस बता रहे थे कि सैरा का आर्मर बहुत लाजवाब है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको वो कल तक एकदम चकाचक बना देंगे, जिसमें सैरा एल्डर को अपने दिल से थैंक यू कहती है। फिर एल्डर सैरा का नया हेलमेट उसको दिखाते हैं, जिस पे उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो हेलमेट कम बनी ईयर ज्यादा लगता है, जिसको वो एल्डर के कहने पे पहले पहनती है, जो उस पे बहुत क्यूट लग रहा होता है। एंड फिर उसमें अपना विल यूज करती है, जिसके करते ही उसके बनी ईयर्स एक ब्यूटीफुल सा हेलमेट बन जाता है, जिसके आसपास एक विल फोर्स होता है जो चीजों को रिपेल करता है। एंड एल्डर ने इस हेलमेट का नाम द सिल्वर फ्लावर रखा है, जो विल पावर से ओपन क्लोज होता है एंड उसके डिफेंस के पावर भी विल पावर पे डिपेंड करती है, जो ड्रैगन के क्लॉ तक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, जिसको सुन सैरा कहती है कि ये तो अमेजिंग है। मगर मार्शस तो घबरा जाती है, डर जाती है कि अगर ये इस टैग को लेके हम पे अटैक करते हैं तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड डिस्पेयर करने लगती है, जिसको सुन एल्डर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, इसलिए मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलाता हूँ। एंड अंदर जाके बताता है कि ये जगह हमारे लिए स्वर्ग के बराबर है। एंड लाइट ऑन होते ही सैरा एंड मार्शस के होश उड़ जाते हैं एंड एल्डर बताते हैं कि ये एंशिएंट सुपर टेक्नोलॉजी है, युग वुड मतलब मास्टर वर्क फ्रॉम डिफरेंट टाइम। अब सैरा शॉक्ड एंड मार्शस बेहोश हो जाती है। फिर एल्डर बताते हैं कि पहले समय में जब हम एल्फ से अलग होके यहाँ पहुंचे तो उनको पहले से ही मौजूद बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज मिली जिनको वो अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए एंड हमारे पूर्वज भाई बहन एंड आने वाली पीढ़ी इसको समझना चाहती है अपने अस्तित्व के हर हिस्से से,
सारा कहती कि इसीलिए आपने इस टेक्नोलॉजी को अपना मास्टर कहा। वो कहता कि लेकिन फिर किमाकी कहती है कि दादाजी अपने बात को कुछ ज्यादा ही घुमा दिया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये रोबोट्स दुनिया की सबसे कूलेस्ट चीज है। सारा कहती कि सच में इन्हें ऐसा कह सकते हैं। वो कहते कि अब कूल को कूल ही तो कहेंगे ना, एंड कैसे ऐसी कूल चीज को छोड़ के वो क्यों दूसरों की लड़ाई में घुसेंगे। मगर अगर लड़ाई यहाँ तक फैल गई तो हमें नए हथियार एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाएगा। एंड ईवल तरीके से हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में किमाकी सारा लोग को ऊपर ले जाके एक रोबोट दिखाती है कि अगर तुम पसंद आए तो ये रोबोट तुम्हारी तरफ देखेगा। जो सारा को देखता है एंड वो डर जाती है, मगर मार्शस तो उस रोबोट के विल पावर से बेहोशी हो जाती है। किमाकी कहती कि टेंशन लेने का नहीं, हमें खुद भी नहीं पता कि ये कैसे हिलेगा। एंड फिर सारा को उसके साथ ज्वाइन करने को कहती है कि वैसे भी ये रोबोट ह्यूमन साइज लोगों के लिए बनाया था, लेकिन सारा उसको सॉरी कह के मना कर देती है। अगले सीन में बेहोश मार्शस को फाइनली एक बेड पे लेटा देते हैं। किमाकी फिर सारा से पूछती है क्या वो सच में क्रिस्टल हेलमेट पहनती थी। सारा कहती कि हाँ, लेकिन वो व्योर के साथ फाइट करते समय टूट गया। अब फिर किमाकी एक के बाद एक उससे हेलमेट के सवाल करने लगती है। सारा कहती कि रुक जा भाई, मेरे को ये सब चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिसको सुन किमाकी उससे माफ़ी मांगती है एंड सेर्सी बताती है कि अगर वो चाहे तो व्योर के घर आके सारा के हेलमेट की जांच वाँच कर सकती है। लेकिन तभी किमाकी को एल्डर्स का बुलावा आ जाता है एंड वो सारा हॉर को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक तेज आवाज सारा लोग को नींद से उठा देती है एंड जब वो घबराते हुए सोच रहे थे कि वो क्या था, तभी किमाकी आके बताती है कि सुबह हो गई है। लेकिन जब सारा बाहर देखती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये सच है या फिर नहीं। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड सारा कहती कि अब टाइम हो गया है घर जाने का। कैसे वो ठंडियों में दोबारा हॉट स्प्रिंग आना चाहती है। सेर्सी उसको टीज करती है कि वो दोबारा व्योर के साथ नहाना चाहती है। सारा ब्लश करते हुए मना करती कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन फिर किमाकी से पूछती है कि क्यों चेंजिंग रूम अलग लेकिन नहाने की जगह एक। किमाकी बताती है कि उनके कल्चर में किसी के सामने कपड़े उतारने का मतलब उनको उस चीज का न्योता देना होता है, लेकिन नहाते समय तो हम सिर्फ अपने शरीर को साफ करते हैं, तो शर्माने की क्या बात है। सारा कहती कि ऐसा है क्या। एम्फी सारा को बताती है कि वो अब उनके विलेज में ही रहेगी। कैसे कल रात को एल्डर्स ने मुझे तुम्हारे साथ जाके हेलमेट को मेंटेन करने के लिए बोला। जिन्हें किमाकी कहती है कि मेरी पढ़ाई का क्या। वो कहते कि कौन से रोबोट्स कहीं भाग रहे हैं एंड उतने सालों से कुछ नहीं हुआ, तो अब 1-2 सालों में क्या ही हो जाएगा। एंड हंसने लगते हैं। फिर उसके ग्रैंडपा उसे सारा के आर्मर को दिखाते हुए बताते हैं कि यहाँ से बाहर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जिनको हम भी नहीं जानते, इसलिए उसे अपने आप को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम वैसे भी लंबा जीते हैं, तो अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो तो थोड़ा समय वहाँ बिता के आ जाना। वैसे भी तुम्हें व्योर एंड सारा तो पसंद है ही। सारा ये सुन उसको थैंक यू कहती है, जिसमें वो ब्लश करते हुए बताती है कि मुझे आपके साथ काफी अच्छा लगता है एंड उनको एक प्यारी सी स्माइल देती है। एंड फिर सारा को कहती कि टेंशन मत लेना, मैं बाहर रहूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे एंड व्योर के बीच आऊंगी। जिसमें सारा ब्लश करते हुए कहती कि हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा। वो कहती कि इसका मतलब वो कभी तो करेगी ना। लेकिन तभी कुछ ड्वार्फ उनको सतर्क करते हैं कि गोरन नारे अभी तक बाहर अपना डेरा लगाए बैठा हुआ है। जिसमें सारा व्योर कहते हैं कि वो पक्का कोई रीजन के वजह से हमारे पीछे पड़ा है। मार्शस कहीं दूसरे रास्ते से भाग जाने की सलाह देती है, मगर वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि गोरन व्योर के ड्रैगन इमेज को देख सकता है एंड वो चाहे तो दूसरी जगह भी आ सकता है। जिसमें सारा स्माइल करते हुए कहती है कि मैं उसका चैलेंज स्वीकार करती हूँ। मैं सारा एक नाइट कभी एक लड़ाई से नहीं भागूंगी। लेकिन मार्शस को पता है कि सारा सिर्फ अपने नए हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहती है। जिसके बाद ड्वार्फ्स अलर्ट हो जाते हैं एंड ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं, गन्स, बॉम्ब्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड किमाकी बताती है कि हंट्स वंट्स के बहाने हम अपने टैग को भी परखते हैं, जो हमारे अंदर अलग ही आग लगा देती है। मार्शस कहती है कि क्या इसका मतलब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। किमाकी कहते हैं कि इन वेपन्स में विल पावर नहीं होती, उसका सिर्फ ध्यान बटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक ड्रैगन को हराने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है। फिर सारा कहती है कि तैयार हो जाओ, हम फायर ड्रैगन से भिड़ने जा रहे हैं। जिसके बाद सारा द सिल्वर फ्लावर को पहन के व्योर एंड किमाकी के साथ एक टनल से होते हुए ड्रैगन को डिफीट करने चले जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गोरन नायरी की न्यूज मिलने के बाद सारा एंड व्योर अपना तैयार होकर उससे फाइट करने चले जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन पर ड्रैगन अटैक कर सारा को दूर फेंक देता है एंड सारा के खड़े होने के बाद वो ड्रैगन के आमने सामने आ जाती है। ड्रैगन फिर सारा पे फायर ब्रेथ अटैक करता है, लेकिन व्योर सारा के सामने आके उसकी जान बचा लेता है। जिसमें सारा बताती है कि अगर मैंने सिल्वर फ्लावर नहीं पहना होता तो मुझे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। एंड व्योर कहता है कि अच्छा मौका इसको पीटने का जब तक ये जमीन में खड़ा है।
इसलिए ड्रैगन के दूसरे अटैक के टाइम पे सारा डॉज करके उस पर हमला कर देती है, लेकिन ड्रैगन के विल पावर के सामने उसका अटैक कुछ नहीं कर पाता एंड ड्रैगन उसको अपने पंजे में जकड़ लेता है। ये देख व्योर उसको बचाने के लिए ड्रैगन पे हमला करता है, जिसको देख ड्रैगन उस पर फायर अटैक करता है एंड व्योर अपना थंडर वॉइस इस्तेमाल करके एंड फायर ब्रेथ को रोक के ड्रैगन पे दोबारा अटैक करता है। अब ड्रैगन सैरा को अपने पंजे से फेंक व्योर पर अटैक कर उसको दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन पे अटैक करते हैं, ड्रैगन उन पे अटैक करता है, जो सैरा को सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसा ही चलता रहा तो जब तक किसी का विल पावर खत्म नहीं हो जाता कुछ नहीं बदलेगा। तभी ड्वार्फ्स अपने गन से अटैक करने लग जाते हैं, जिनको ड्रैगन अपने फायर ब्रेथ से भगा देता है। अब दूर खड़े सैरा एंड मार्शस घबराने लगते हैं जब वो देखते कि व्योर एंड सैरा तो ड्रैगन का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे कि माँ के कहते कि अब मुझे अपना स्पेशल बॉम्ब फेंकना ही पड़ेगा। मार्शस सर्सी से रोकते हैं कि नहीं पगली, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए व्योर सैरा का बलिदान मत दे एंड इसी बीच सर्सी गलती से बॉम्ब का पिन निकाल देती है। अब किमाकी के पास और कोई चारा नहीं बचता एंड सैरा व्योर को चेतावनी देने के बाद ड्रैगन पे बॉम्ब फेंक देती है, लेकिन फिर शॉक्ड हो जाती है ये देख के कि ड्रैगन को एक छोटी सी भी खरोच नहीं आई। किमाकी कहती कि हाँ ऐसा तो होना ही था जब बॉम्ब में कोई विल पावर ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये परिणाम अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर व्योर को थैंक्स कहता है ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद व्योर अपना थंडर वॉइस यूज करके ड्रैगन का फोकस लूज कराता है, जिसके तुरंत बाद सैरा मौका देखते ही ड्रैगन पे कूद के उसकी एक उंगली काट देती है। काटना तो वो सर चाहती थी, लेकिन तब तक वो होश में आ गया, जिसके बाद ड्रैगन आसमान में उड़ान भरता है एंड व्योर सैरा को हवा से दूर फेंक देता है। अब व्योर सैरा के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो उसको बचा सके ड्रैगन के फायर अटैक से। सैरा उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो बताते कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। एंड जब वो वेट कर ही रहे होते हैं फायर अटैक का, अचानक से फेरी एल्डर ड्रैगन के सामने प्रकट हो जाती है, जिसको देख सैरा व्योर एंड बाकी सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जो बताती है कि गोरेन ने मुझे बुलाया क्योंकि वो तुमसे बातचीत करना चाहता है। जिसके तुरंत बाद ड्रैगन उनके अच्छे अटैक की तारीफ करता है कि काफी समय हो गया है कि किसी ने मेरे को चोट पहुंचाए। व्योर सैरा शॉक्ड कि ड्रैगन कब से बात करने लग गए। स्पिरिट बताती कि मैं एक एलिमेंटल चीज बात कर सकती हूँ, तो ये एक ड्रैगन जिस पे अपनी विल है वो क्यों नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बात कर रहा होता है। व्योर सैरा दोबारा शॉक्ड कि अच्छा ऐसी बात है। फिर गोरन कहता है कि मैंने तुम्हारी शक्ति देख ली है तो अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, जिसमें व्योर सैरा उसको रोक के पूछते कि ऐसे कैसे वो हम पे अटैक करके वापस जा रहा है, हमें बताया तो क्यों। वो फिर नीचे उतर अपनी चोट को चाटते हुए कहता है कि भाई जल्दी पूछो क्या पूछना है, मुझे दर्द हो रहा है। जिसके लिए सैरा उसे सॉरी कहती है। वो कहते कि माफी किस बात की, मैं चाहता था तुम्हारी शक्ति देखना एंड ये उसका नतीजा है, तो तुम्हें गर्विजिन होना चाहिए एंड अगर मैं चाहता ही तुम्हें मारना तो मैं तुम पे आग के गोले बरसा सकता था या वगैरह वगैरह, लेकिन चलो कोई नहीं। एंड मेरे अटैक करने का कारण ये है कि एल्डोरन बरसों पुराने बाद वापस लौट आया है, तो ड्रैगन के रिवाज के अनुसार हम एक दूसरे से विल, क्लॉ एंड एक्सेट्रा से लड़ते हैं। सारा कंफ्यूज हो जाती है कि वापस किस तरीके से। ड्रैगन थोड़ा निराश होकर उसे बताता है कि मैं बता दूं, पर उससे अच्छा तो तुम खुद ही देख सुन एंड परखोगे तो तभी सही रहेगा। एंड फिर दोबारा घर जाने की बात करता ही है कि अब व्योर उससे सवाल करता है कि हमें नहीं पता था कि ड्रैगन इतने बुद्धिमान होते हैं, कैसे कुछ समय पहले ही हमने एक ड्रैगन को किल करा, जो मुझे अब लगता है कि सही नहीं था, तुम्हारा क्या कहना है। ड्रैगन उसे आसान शब्दों में समझाता है कि जिस ड्रैगन को उन्होंने किल करा वो एक बहुत ही बुढ़ा ड्रैगन था एंड बेवकूफ सा भी, इसीलिए तुम उसे किल भी कर पाए। जिसको सुन व्योर सैरा शॉक्ड हो जाते हैं एंड ड्रैगन कहता है कि तुम शॉक्ड क्यों हो रहे हो, हम भी तो इंसानों की तरह बीमार या बुढ़े हो जाते हैं, सब जीवन का एक समय के बाद तो अंत आता ही है, कैसे हम भी बुढ़ापे में मार दिए जाएंगे और फिर धरती का हिस्सा बन जाएंगे, ये प्रकृति का कानून है जिसके आगे हर जीव एक समान है। एंड फिर बताते कि अगर तुम मुझे अपनी शक्ति ना दिखा पाते तो मैं तुम्हारे साथ साथ ड्वार्फ्स का भी शिकार कर लेता। एंड फिर उनके सारे सवाल जवाब देके उड़ान भरते हुए कहता है कि दोबारा मन किया तो तुमसे मिलने आऊंगा। व्योर सारा घबरा जाते हैं पर वो सिर्फ मजाक कर रहा होता है, और फिर कहता है कि जब अगली बार मिलेंगे तो मुझे अपने बच्चों से जरूर मिलाना। फिर वहां से उड़ान भर के चला ही जाता है एंड स्पिरिट एल्डर भी टाटा बाय बाय करके चली जाती है। सैरा फिर व्योर से पूछते कि क्या हुआ। वो कहते कि अगर हम बच्चे करते हैं तो क्या वो भी प्रकृति का हिस्सा बन जाएंगे। सारा ये सुन बहुत ब्लश करते हुए कहती है कि हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा जो हमारे बच्चे होंगे। वो कहते कि हाँ अभी तक नहीं, एंड फिर ब्लश करता है। सारा कहती कि वो ऐसे क्यों ब्लश कर रहा है। फिर मार्शस सारा उनके पास आके गले लग के रोते हुए बताते हैं कि उनको बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। तभी सारे ड्वार्फ खुश होकर उनको घेर लेते हैं कि उन्होंने हमारे ड्रैगन से बात करी, कैसे उसको चोट पहुंचाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगले सीन में किमाकी के दादा उसको सारा सामान दे देते हैं जिसकी उसको जरूरत पड़ने वाली है। फिर बताते कि मैं जो 200 सालों से जिंदा हूँ उसे भी नहीं पता था कि ड्रैगन बात कर सकते हैं।
व्योर एंड सैरा, अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम और भी अद्भुत चीजों को देख पाओगे। फिर उसका हाथ पकड़ अपनी ड्वार्फ वाला आशीर्वाद दे अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर को बाय बाय करता है एंड की माँ की भी रोते हुए बाय बाय कर अगली बार मिलके दारू शारू पीते समय कहानियां बताने का वादा करती है। फिर व्योर अपनी खून की बलिदानी दे एक एको ड्रैगन यूज करके सबके साथ बैठ के उड़ान भर लेता है। अब सैरा सोचती है कि वो जब से यहाँ आई है उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। एंड फिर व्योर को बताती कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मैं ये नजरिए का भेदभाव जो हमारे एंड तुम्हारे बीच है उसको समझाना चाहती हूँ अपने लोगों को कि लड़ाई से बढ़िया होगा लेन देन का रिश्ता। एंड कैसे वो फिर नाइट के पद से हट के व्योर से शादी कर लेगी, जिसको सुन व्योर बहुत खुश रहता है कि मैं भी यही चाहूंगा। सैरा फिश खुश होकर हंसने लग जाती हैं कि मुझे भी आश्चर्य है कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ, जिसमें व्योर सरप्राइज होके कहता है कि ऐसी बातें करते हुए मुझे ना देखो, मेरे से सहा नहीं जाता, जिसमें वो दोबारा हंसने लगती हैं एंड फिर व्योर भी हंसने लगता है। अगला सीन एल्डोरन में किंग सैरा के भाई को कहता है कि क्यों उसने एक्सपेडिशन को रोका एंड उसकी एक न सुनते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू अब 18वां एक्सपेडिशन भेज दे जल्द से जल्द, क्योंकि मैं अपनी खोई बहन वेस्टर्शिया को ढूंढना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन सैरा को भी कमांडर बनाया था लेकिन वो बिना कुछ करे मर गई। अब सैरा का भाई किंग के बर्ताव को पसंद तो नहीं करता मगर वो अपनी रॉयल ड्यूटी को निभाएगा ही एंड कहता है कि अब एक्सपेडिशन मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं सारे बारबेरियंस को किल कर दूंगा।